और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो एएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, इसमें कोड कैसे बनाना है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे लगाना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जी हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि रिकर्जन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, और साथ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको बेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि आप ये वाला मेरा पाइथन कोर्स या तो एआईएमएल के लिए देख रहे हो या फिर डाटा साइंस के लिए देख रहे हो। मैं आपको इस लेक्चर में इतना रिकर्जन सिखा दूंगी जितना एआईएमएल या फिर डाटा साइंस के लिए यूज होता है। एंड आई कैन गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जब आप ये वाला लेक्चर पूरा देख लेंगे, आप अपने आप रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लॉजिक लगा पाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है। एंड नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इज कि रिकर्जन बेस्ड है फंक्शंस पे। तो अगर आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर नहीं देखा है, पहले उसे जाकर देखो, आपको एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में वाला लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ही आपको बता देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की कहाँ से आपको फंक्शंस का लेक्चर देखना है। और अगर कोई और से लेक्चर आपने मिस कर दिए एएमएल के, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की। आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे चैनल पर जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में ये रही हमारी एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट। अब हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, इसलिए सीरियल वाइज फॉलो करना। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस कर दिया है तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको रेपल में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है कि कैसे ईमेल्स ऑटोमेट आप करवा सकते हैं विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझा है, इसलिए ये भी देख लेना। उसके बाद आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रिंग में भी प्रोजेक्ट्स हैं, लूप में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लिस्ट में हमने एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाई है स्ट्रीमलेट को यूज करके, तो ये भी देख लीजिएगा। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमने जारविस क्रिएट करा है। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि एआई प्रोजेक्ट है, आप बल्क में पीडीएफ जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के फॉर्म में, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाले कुछ प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट्स है, तो वो भी आप देख लेना। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है नंपाई का सीरीज है, 3 पार्ट में आपको फुल नंपाई मिल जाएगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें और प्रोजेक्ट भी मिलेगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, तो ये भी देख लेना। वैसे मैंने एक कंप्लीट नंपाई का भी लेक्चर अपलोड कर रखा है जो कि एक सिंगल वीडियो में है, अगर आपको वो देखना है तो वो देख लेना। लिंक नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अदरवाइज ये 3 पार्ट्स में तो है ही सही, एज योर विश, ये देख लीजिएगा। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये रहा हमारा फंक्शन का लेक्चर, ये जरूर देखना क्योंकि रिकर्जन बेस करता है फंक्शन पर। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब ना हम रिकर्जन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Recursion in Python is a technique where a function call itself to solve smaller parts of a problem। जी हाँ, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, अब फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब आपने जहां पर भी रिकर्जन पढ़ा होगा, भले कॉलेज में या फिर कहीं और, उसमें यही बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। हमने फंक्शंस वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अब मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर देख लिया, क्योंकि मैं वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। बहुत इजीएस्ट एग्जाम्पल है, बट वो देख लेना। करेक्ट। अब देखिए वाले हमने एग्जांपल लिया था फंक्शंस में, क्या करा था, एक फंक्शन क्रिएट करा था ऐड नाम का। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास कर दिए थे और फंक्शन के बाहर निकलने के बाद हमने उसे कॉल करा था। करेक्ट। बट रिकर्जन में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर से ही कॉल लगाएंगे उसी फंक्शन को। जी हाँ, कैसे, देखिए ये वाला ऐड वाला हमारा फंक्शन है, अब हम इसके अंदर कैसे आएंगे इसी फंक्शन के, एंटर। अब हम आ गए ऐड वाले फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल लगा दूं, खुद ही को वो कॉल लगा रहा है, हाँ, और खुद ही के अंदर से, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ से कॉल लगा दूं इस ऐड वाले को, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिकर्जन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिकर्जन का मतलब होता क्या है। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या थी हमारी डेफिनेशन में, वो थी itself to solve smaller parts of a problem। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में। इट कंटिन्यूज until a specific condition, that is base condition। Recursion helps in solving problems that can be divided into smaller parts and keep faith that it will handle itself। अब देखो अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। रिकर्जन का सबसे पहला काम होता है कि वो खुद ही को कॉल लगाता है उसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर से। दूसरा काम उसका ये होता है कि वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, और वो ये फेथ रखता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, मेरे से जो छोटी वाली प्रॉब्लम है ना वो अपना काम कर देगी। जी हाँ, आपको ये फेथ रखना पड़ेगा। रिकर्जन में सिर्फ और सिर्फ आपको मेन मेन पार्ट लिखना है कोड में, आपको पूरा पार्ट नहीं लिखना पड़ता है, मतलब पूरा कोड डिटेल में नहीं लिखना पड़ता है। जो मेन काम है उसका वो लिख दो, और ये फेथ रखो बाकी काम उससे छोटी वाली प्रॉब्लम हैंडल कर लेगी, ये फेथ रखना होगा आपको। करेक्ट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये है कि आपको बेस कंडीशन भी देनी होगी। अब बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। देखिए मैं अगर बोलूँ कि एन एक प्रॉब्लम है,
एन एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम रिकर्जन को यूज करेंगे, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो एन से छोटा प्रॉब्लम क्या होगा, एन माइनस वन। तो रिकर्जन क्या करेगा, एन बड़ी प्रॉब्लम को उससे छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा, एन माइनस वन को कॉल लगा देगा, करेक्ट। और ये काम अपना संभाल लेगा। अब एन माइनस वन क्या करेगा, उससे छोटा वाला जो इंस्टेंस होगा ना, उसको कॉल लगा देगा, स्मॉलर इंस्टेंस को कॉल लगा देगा, एन माइनस टू को। एन माइनस वन से छोटा इंस्टेंस एन माइनस टू ही तो होगा, करेक्ट। उसको कॉल लगा देगा और ये फेथ रखेगा कि अपना काम संभाल लेगा। और इसको क्या छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। एन माइनस टू क्या करेगा, उससे छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा, एन माइनस थ्री को, ये अपना काम कर देगा। एन माइनस थ्री क्या करेगा, एन माइनस फोर को कॉल लगा देगा, मतलब अपने से छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा और ये अपना काम कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर ना आपको एक बेस कंडीशन भी देनी होगी। बेस कंडीशन का काम क्या होगा, देखो अगर मैं बेस कंडीशन यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं देती हूँ ना, बेस कंडीशन को आप एंड पॉइंट की तरह समझ लीजिए। अगर मैंने इसको एक एंड पॉइंट नहीं दिया तो ये क्या करेगा, लूप में चलता रहेगा। एन माइनस फोर है, फिर एन माइनस फाइव आएगा, फिर एन माइनस सिक्स आएगा, फिर एन माइनस सेवन एट नाइन इन्फिनिटी तक, मतलब लूप तक के चलता रहेगा। अब अगर आपको इसको कहीं ना कहीं रोकना है तो एक बेस कंडीशन देनी होगी, मतलब एक एंड पॉइंट देना होगा जहां पर ये रुक जाए। अब बेस कंडीशन कैसे दोगे, मैं इसको बोल दूं कि जब भी एन की वैल्यू, ये एक एग्जांपल है हाँ, जब भी एन की वैल्यू जीरो बन जाती है तब आप स्टॉप कर दो। तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अब ये रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इस वाली बेस कंडीशन पे आपको रुकना है और आंसर देना है अपना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम बेस कंडीशन क्यों देते हैं, ताकि एंड पॉइंट पर रुक सके कहीं ना कहीं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये कर क्या रहा है, जो मैंने आपको फेथ वाली बात बोली थी ना, वो एन ये फेथ रखेगा कि एन माइनस वन अपना काम संभाल लेगा और ये आंसर दे देगा। मैंने अपना काम कर दिया, एन माइनस वन बाकी का काम संभाल लेगा। एन माइनस वन एन माइनस टू पर फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का काम एन माइनस टू संभाल लेगा। एन माइनस टू एन माइनस थ्री पे फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का काम एन माइनस थ्री संभाल लेगा। एन माइनस थ्री एन माइनस फोर पे फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, एन माइनस फोर अपना काम संभाल लेगा। और सिमिलरली ऐसे ही रिकर्जन काम करता है बाकी की सारी स्टेप्स तक के, और तब तक के चलता रहेगा जब तक कि बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाती है। जैसे ही बेस कंडीशन हिट हुई वहीं पर ये स्टॉप कर जाएगा और रिटर्न कर देगा अपना आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है जैसे हम कोड लिखते हैं उस पर भी, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, आपको बाकी सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और कोड बना के देखते हैं कि रिकर्जन का कोड कैसे बनाना है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाए। इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि प्रिंट नंबर्स n टू वन। अब n टू वन मतलब अगर मैं n की वैल्यू 5 दे देती हूँ तो फिर उसको प्रिंट कराना होगा वैल्यूज 5 से लेकर के 1 तक की। अगर मैं n की वैल्यू 9 दे देती हूँ तो फिर 9 से लेकर के 1 तक की। 11 दे देती हूँ अगर मैं वैल्यू n की तो फिर 11 से लेकर के 1 तक की, मतलब रिवर्स में प्रिंट कराना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। अब कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देख लेते हैं। अभी सबसे स्टार्टिंग में ना मैं आपको एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करके बता रही हूँ, उसके बाद आपको रिकर्जन को यूज करके बताऊंगी कैसे इसको प्रिंट कराना है, करेक्ट। नॉर्मल फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, देखो डेफ लिखो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिख दो जो कि मैं दे रही हूँ नम। ओके नम दे देते हैं हम इसका नाम। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अपना पैरामीटर पास कर दो, जो कि n नाम का मैंने पैरामीटर पास कर दिया, जिसमें स्टोर होगा 5, क्योंकि हमें 5 से लेकर के 1 तक के वैल्यूज प्रिंट कराने रिवर्स में, करेक्ट। अब इसके बाद हमें प्रिंट कराना होगा किसको, n को, ठीक है। और इसको हम कॉल लगा देते हैं फंक्शन के बाहर निकलने के बाद। जी हाँ, बाहर निकलने के बाद हम कॉल लगाएंगे, ठीक है। नम ऐसे ही आप कॉल लगा दो क्योंकि हम प्रिंट तो ऊपर करवा ही रहे हैं ना, इसलिए नम। और फिर यहाँ पर अपने पैरामीटर जो आपने पास करा है ना उसका इनपुट पास कर दो 5। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 5 वैल्यू बता रहा है। अब आपसे मुझसे ये पूछोगे कि 5 क्यों प्रिंट करके बता रहा है, हमें तो 5 से लेकर के 1 तक के वैल्यूज प्रिंट करानी थी। जी हाँ, हमें वही वैल्यूज प्रिंट करानी थी, बट हमने इस बड़ी सी प्रॉब्लम को 5 4 3 2 1 को, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कहाँ करा, रिकर्जन भी कहाँ यूज करा है। अब हम रिकर्जन यूज करेंगे। अब रिकर्जन करेगा क्या, यहाँ पर देखो एन फेथ रखेगा, एन की वैल्यू करेंटली क्या होगी, स्टार्टिंग में 5 रहेगी तो वो 5 प्रिंट करा देगा। उसके बाद ही फेथ रखेगा, अपने छोटे वाली वैल्यू को कॉल लगा देगा, मतलब अपने स्मॉल इंस्टेंस को कॉल लगा देगा 4 को। और ये फेथ रहेगा कि 4 से लेकर के 1 तक की वैल्यू जो प्रिंट कराने का काम है 4 हैंडल कर लेगा। अब 4 कॉल लगाएगा अपने छोटे वाले इंस्टेंस को जो कि 3 को, और ये फेथ रहेगा कि 3 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज 3 हैंडल कर लेगा। 3 अपने छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाएगा 2 को, और ये फेथ रखेगा कि वो 2 और 1 दोनों को प्रिंट करा देगा, ठीक है। सिमिलरली 2 फेथ रखेगा 1 पर। ऐसे रिकर्जन काम करता है। अब देखो अगर हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे,
ये वाला जो हमने फंक्शन क्रिएट करा था ना, ये तो सिमिलर ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद हमें एक बेस कंडीशन बनानी होगी। बेस कंडीशन क्यों? कहीं पर तो इसको स्टॉप कराना होगा ना, वरना ये 5 4 3 2 1 प्रिंट कराने के बाद 0 -1 -2 -3 ऐसे प्रिंट कराने लग जाएगा। तो बेस कंडीशन के लिए कंडीशन देनी होगी हमें इफ करके। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाला लेक्चर देख लेना, आपको एएमएल ऑटोमेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैं बेस कंडीशन दे रही हूँ जब भी n की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब 5 4 3 2 1 आप प्रिंट करा दो, उसके बाद n की वैल्यू 0 होगी। जब भी n की वैल्यू अब 0 हो जाती है, अब आप रिटर्न कर जाओ, आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है 0, सिर्फ रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ये हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, ये हमारा काम भी हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा हमें प्रिंट कराने का। सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है? n की वैल्यू अगर 5 है या 9 है, तो शुरुआत में तो 9 ही प्रिंट होगा, 5 ही प्रिंट होगा, उसके बाद होगा 4 3 2 1, करेक्ट। तो 5 प्रिंट कराने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट कराने के लिए जो हमारी n की वैल्यू, उसके लिए हम बोल रहे हैं क्या, पहले तो n की वैल्यू को प्रिंट करा दो, उसके बाद उसके स्मॉलर इंस्टेंस को कॉल लगा दो। ठीक है, 5 को प्रिंट कराने के बाद उसका स्मॉलर इंस्टेंस क्या होगा? n-1, उसको कॉल लगा दो। कॉल किसको लगाएंगे? अपने फंक्शन को, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये भी हमने लिख दिया, स्मॉलर इंस्टेंस है इसलिए n-1। अब ये फेथ रखोगी n-1 ही पूरा काम हैंडल कर लेगा। 4 3 2 1, आपको 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। मेन पार्ट लिखो कोड का, बाकी सारा काम ये खुद संभाल लेगा। ये फेथ रख लो, करेक्ट। अगर आपको ये नहीं समझ आना तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और समझा देती हूँ आपको। एक और चीज, वो क्या होगी देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मुझे प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1, करेक्ट। n की वैल्यू क्या है? n की करंटली, मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू होगी 5। तो क्या मैं 5 की जगह n लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं 4 की जगह n-1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 -1 क्या होगा? देखो n-1, तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 -1 क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो क्या मैं 4 की जगह n-1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं 3 की जगह n-2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -2 क्या होगा? 3 तो होगा। क्या मैं 2 की जगह पर n-3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -3 2 ही तो होगा। और हम बेस कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए 0 के जगह पर हम नहीं लिखेंगे। क्या मैं 1 की जगह पर ये लिख सकती हूँ? n-4, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -4 1 ही तो होगा। ऐसे ये काम कर रहा है। जब n-1 के लिए कॉल लगाएगा ना, देखो मैं यहाँ से भी समझा देती हूँ आपको। n का काम होगा 5 को प्रिंट कराना, ये संभाल लेगा। अपने से छोटे इंस्टेंस को इसने कॉल लगा दिया फेथ रखकर, ठीक है। n-1 प्रिंट करा देगा 4 को, n-2 प्रिंट करा देगा 3 को, n-3 प्रिंट करा देगा 2 को, और n-4 प्रिंट करा देगा 1 को। और फिर बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा वो भी समझा दूंगी, डोंट वरी। अब इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल लगाना है। किसको कॉल लगाना है? अपने फंक्शन को कॉल लगाना है, करेक्ट। हाँ, माना रिकर्जन में अंदर से भी कॉल लगाते हैं उस फंक्शन की, बट बाहर से भी हमें कॉल लगाना होगा, ठीक है। फंक्शन का हमारा नाम क्या है? जो कि है नम। सॉरी, यहाँ पर मैंने सम लिख दिया था ना, नम है अपने फंक्शन का नाम, है ना, नम। ओके, अब यहाँ पर हम कॉल लगा रहे हैं, और पैरामीटर क्या पास करा था यहाँ पर हमने? n। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जो कि 5 होगी, ताकि 5 4 3 2 1 प्रिंट करा दें। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो इसका आंसर आ रहा है 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा। ये वाला मैंने आपको फंक्शन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, कि जहां से भी आप अपने फंक्शन को कॉल लगा रहे हो, सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेटर वहीं आता है। तो यहाँ से हम हमारे फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, तो यहाँ से कॉल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 वैल्यू हमने दी है पैरामीटर की, तो 5 वैल्यू आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। 5 यहाँ पर स्टोर हो गई। अब n की वैल्यू जो होगी स्टार्टिंग में, वो होगी 5 होगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर आएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर देखिएगा क्या n की वैल्यू 0 बन चुकी है? अगर बन चुकी है तो फिर आप रिटर्न कर जाओ। नहीं नहीं, अभी तो 5 है n की वैल्यू, ठीक है, तो आपको रिटर्न नहीं करना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे, और ये बोल रहा है कि प्रिंट करा दो। प्रिंट किसको कराओ? जो भी करंट वैल्यू है n की। अभी करंट वैल्यू क्या है? n की 5 है, तो ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट वाला काम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। 5 इसने प्रिंट करा दिया। अब आया है इस वाली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पर। अब ये बोल रहा है कि मुझे खुद को कॉल लगा दो, बट अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, मतलब n-1 के लिए, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू होगी n की, जो कि होगी 5। अब ये अपने से छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगा रहा है n-1 के लिए, ठीक है, n-1 के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। 5 -1 क्या होता है? 4। तो यहाँ से कॉल जाएगा
फिर से यहाँ पर बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब n-1 के लिए कॉल जा रहा है, तो n की वैल्यू बन गई 4। नेक्स्ट लाइन पे आएगा कि n की वैल्यू 0 हो चुकी नहीं, अभी तो 4 है, मतलब रिटर्न नहीं करना है। अब इस पे फिर से आएगा प्रिंट पे और प्रिंट करा देगा n की जो भी करंट वैल्यू क्या है, 4 बन चुकी है, तो 4 प्रिंट करा दो। अब फिर से इस वाले लाइन पे आएगा और कॉल लगाएगा n-1 के लिए। करंटली n की वैल्यू क्या है थी, 4 थी, करेक्ट, n की वैल्यू थी 4। अब कॉल आएगा n-1 के लिए, मतलब n-2 के लिए। देखो अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा रहा है n-2 के लिए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कॉल किया, यहाँ पर फिर से, करेक्ट। अब वैल्यू बन गई है n की 3। अब यहाँ पर ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 हो गई, नहीं, तो मतलब अभी रिटर्न नहीं करना है। अब n की जो भी करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। n की करंट वैल्यू क्या बन चुकी है, 3 है, तो इसको इसने प्रिंट करा दिया यहाँ पर। अब फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। अब ये बोल रहा है मुझसे फिर से छोटे इंस्टेंस को कॉल लगा दो n-1 के लिए। करंटली अगर n की वैल्यू अभी 3 है तो n-1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अभी अपने से छोटे इंस्टेंस को फिर से कॉल लगा रहा है जो कि है n-3 के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बन गई है 2। n की वैल्यू क्या बन गई है, 2 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कॉल जा रहा है 2 के लिए। अब चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं 2 है, तो मतलब रिटर्न नहीं करना है। n की अभी जो भी करंट वैल्यू है जो कि 2 है उसको आप प्रिंट करा दो, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 2 को, करेक्ट। इसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा, प्रिंट कराने का काम हो चुका है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएगा और ये बोल रहा है कि अब फिर से मुझे कॉल लगाओ मुझसे छोटे वाले इंस्टेंस को। तो अब छोटे वाले इंस्टेंस को जब कॉल लगेगा तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, n-4 के लिए कॉल लगेगा और n की वैल्यू बन गई इस पॉइंट पर 1, करेक्ट। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या n की वैल्यू बन चुकी है, 0 नहीं बनी है, तो मतलब रिटर्न नहीं करना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, n की वैल्यू को आप प्रिंट करा दो। करंट वैल्यू क्या है n की, जो की है 1, तो इसने यहाँ पर 1 को प्रिंट करा दिया। फिर से बोल रहा है कि मुझसे छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगा दो, तो यहाँ से एक और कॉल जाएगा अपने से छोटे वाले इंस्टेंस को। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हाँ, n-5 के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे n की वैल्यू क्या बन गई है, 0 बन गई है। अब देखो ये बेस कंडीशन हिट हो रही है। यहाँ से आएगा, देखिएगा कि n की वैल्यू 0 बन गई है, हाँ बन गई है, यहीं से रिटर्न करा दो, प्रिंट नहीं कराना है, डायरेक्टली रिटर्न कर दो। तो अभी रिटर्न कर देगा और ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है कि हमें प्रिंट कराना है नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं आपको बोलूं n की वैल्यू 5 है तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 तक के आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है। अब कैसे कराओगे, देखो कोड बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंजेस करेंगे हम यहाँ पर, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, बस एक चेंजेस करेंगे, वो भी बहुत छोटा सा। क्या, देखो हम पहले क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम जब कॉल वॉल सब लग जाता था, कंडीशन चेक हो जाती थी, पहले हम प्रिंट कराते थे, करेक्ट। उसके बाद उसके स्मॉलर इंस्टेंस को हम कॉल लगाते थे। अब हम क्या करेंगे कि आप अपने स्मॉल इंस्टेंस को कॉल लगाते जाओ, लगाते जाओ। पहले स्मॉल इंस्टेंस के लिए कॉल लगाओ 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और एंड में जाके सारी वैल्यूज को प्रिंट कराओ। तो जब ये एंड में जाके प्रिंट कराएगा ना तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएगी अपने आप। देखो पहले कॉल लगेगा 4 के लिए, पहले तो 5 को प्रिंट करा देगा, 5 के लिए कॉल लगेगा, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, और फिर जब सारे कॉल लग चुके होंगे उसके बाद ये प्रिंट कराएगा। तो वो जो 5 4 3 2 1 होगा ना, वो रिवर्स होकर हो जाएगा 1 2 3 4 5। कैसे, एक बार मैं आपको ये बैकएंड में कोड भी बता देती हूँ काम कैसे करता है, एक बार हम रन कर लेते हैं उसके बाद समझाती हूँ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5। अब देखो ये कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक करेगा, n की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में तो n की वैल्यू रहेगी 5, तो ऑब्वियसली कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो रिटर्न नहीं करना है। अब ये बोल रहा है कॉल लगा दो, प्रिंट नहीं कराना है, डायरेक्ट कॉल लगाओ आप। किसको कॉल लगाओ, अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए। तो n-1 के लिए जब कॉल आएगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। फिर से ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर आया, इसने बोला कॉल लगा दो फिर से। 4 के लिए पहले कॉल लगाएं, यहाँ पर चेक करा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं नहीं है। फिर से आप रिटर्न तो मत करो, यहाँ पर आ जाओ, फिर से इसी लाइन पर आ गए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, प्रिंट वाली लाइन पे नहीं आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है कॉल लगाते वक्त। फिर से बोल रहा है आप अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा दो, ठीक है जी, फिर से कॉल लगा देते हैं n-2 के लिए। इस वाले पॉइंट पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 नहीं, अभी तो n की वैल्यू 3 है, तो रिटर्न नहीं करना है। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, ठीक है जी, फिर से लगा देते कॉल n-3 के लिए। इस पॉइंट पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ठीक है। फिर से इस वाली लाइन पे आएगा कि कंडीशन तो मैच करेगी नहीं, 0 नहीं होगा तो।
अब ये बोल रहा है अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा दो। ठीक है जी, फिर से कॉल लगा देते हैं, जो कि है n-4 के लिए। इस पॉइंट पर वैल्यू क्या बन जाएगी n की, जो कि होगी 1। ठीक है जी। अब फिर से ये इस वाली लाइन पे आएगा और बोलेगा फिर से कॉल लगाओ। अब देखो जब फिर से कॉल लगेगा n-5 के लिए, जो कि होगा 5 - 5 0, इस पॉइंट पर n की वैल्यू हो जाएगी 0। ये वाली कंडीशन हो गई है हिट। अब आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहाँ करोगे? शुरुआत में तो आप रिटर्न करके यहाँ पर आओ और सारी वैल्यूज प्रिंट कराओ। अब रिटर्न कैसे होगी? रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न होगी। कैसे, वो देखते हैं हम। जब यहाँ से रिटर्न होगी तो इसको तो आपको प्रिंट कराना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से रिटर्न करना है। तो यहाँ से आप रिटर्न करो, यहाँ पर जाओ। ठीक है। अब क्या हो गई है? वैल्यू 1 है। तो अब आप प्रिंट कराओ 1 को। फिर से हम यहाँ से रिटर्न जाओ इस पर। अब आप प्रिंट कराओ 2 को। फिर से जाओ रिटर्न यहाँ पर। अब आप प्रिंट कराओ 3 को। फिर से रिटर्न जाओ यहाँ पर 4 पर। अब आप प्रिंट कराओ 4 को। और अब फिर से रिटर्न जाओ यहाँ पर और अब आप प्रिंट कराओ 5 को। तो ऐसे ये वैल्यूज पहले रिवर्स में थी, 5 4 3 2 1। ठीक है। जब हम रिटर्न करते गए तब ये वैल्यूज बन गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड बैकएंड में कैसे काम करता है। मैं आपको मेन ना लॉजिक समझाना चाहती हूँ। लॉजिक सारे क्वेश्चन में सेम रखता है, फिर भले वो एडवांस लेवल का हो या फिर बिगिनर लेवल का हो क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ये क्या होता है? देखो आपको ना एक नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, डेसिमल नंबर, उसको आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाइनरी के दो नंबर्स ही होते हैं। हमने पहले स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, हमारा सिस्टम होता है, सभी तरह का डाटा, भले कोई सा भी तरह का डाटा होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर करता है। सिमिलरली अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको सिर्फ दो काम करना है। दो काम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 25 को आपको, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दो। पहला काम होगा आपका कि इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करते जाओ एंड पॉइंट तक के। सेकंड काम ये होगा कि अगर हर एक स्टेप पे आपको फाइंड करना है, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो इसको, अगर उसका मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर 1 आ जाता है, कोई सी भी वैल्यू आती है मतलब रिमाइंडर में, तो फिर 1 रिटर्न करना है। ठीक है। कैसे? अगर नहीं समझ आ रहा है डोंट वरी, मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो 25 को हमें डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रिमाइंडर आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा। अब बोलो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या रिमाइंडर आ रहा है? कुछ भी, 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसी स्टेप में 0 लिख दिया। उसी के स्टेप में उसी के पास लिखना है, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो समझा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद 2 से फिर से इसको डिवाइड कर दो। 2 3 जा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? जी हाँ बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है। 0 लिख दो यहाँ पर। अब 2 से फिर से डिवाइड कर दो। 2 1 जा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब देखो जब अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे ना, तो रिवर्स ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है। और इंक्लूड इसको भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप वैल्यूज इंक्लूड करो, नहीं, वैल्यूज हम इंक्लूड करेंगे यहाँ से भी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में आप बस प्रिंट कराते जाओ। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या था? 1 था। ये वाला आंसर मैं लिख रही हूँ, 1 था, तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब यहाँ पर गए तो आंसर क्या है? फिर से 1 है, 1 लिख दो। यहाँ पे जाएंगे, आंसर क्या है? 0 है। फिर से रिवर्स जाएंगे, आंसर क्या है? 0 है। फिर से यहाँ पर जाएंगे, आंसर क्या है? 1 है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमारा आंसर है 11001। ठीक है। 25 का बाइनरी होता है 11001। अब अगर मैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन का फाइंड आउट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 का फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 10 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10। क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो 0 लिख दो सिंपल यहाँ पर। 2 से फिर से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4। कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं, रिमाइंडर में कुछ आ रहा है, तो 1 लिख दिया। अब फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा। क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो 0 लिख दो। अब यहाँ से रिवर्स में आंसर फाइंड आउट करो। यहाँ से जाएगा आंसर 1, फिर से यहाँ पर आएंगे 0, फिर से यहाँ पर आएंगे 1, फिर से यहाँ पर आएंगे 0। तो हमारा बाइनरी हो गया है 10 का 1010। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसका कोड कैसे बनाएंगे वो देख लो। कोड बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सिर्फ मेन काम आपको लिखना है कोड में, बाकी का काम ये फेथ रखो कि रिकर्जन खुद संभालेगा। मेन काम क्या है हमारा यहाँ पर? देखो मेन काम है पहला तो 2 से डिवाइड करवाना। ठीक है। सेकंड काम हमारा क्या है? सेकंड काम है जो मॉड्यूलो आएगा,
देखो मॉड्यूलो का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। मॉड्यूलो काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, जो लास्ट में आंसर आता है वो फाइंड आउट करना। तो हमें रिमाइंडर से तो काम है, हम रिमाइंडर को क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है, एक साथ लिखना, ऐड करना, जोड़ना नहीं। ऐड का मतलब ऐड करना नहीं होता है, प्लस करना नहीं होता है। ऐड मतलब अपेंड करना, साथ में लिखना। हम अपेंड ही तो कर रहे हैं। जितने भी मॉड्यूलो का आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, उसको हम साथ में ही तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो दो काम करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो। सेकंड काम, जो भी मॉड्यूलो का आंसर आ रहा है मतलब रिमाइंडर आ रहा है, उसको उसके साथ अपेंड कर दो, ठीक है। अपेंड कर दो, साथ में लिख दो। तो अब यही हम कोड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लो, डेसिमल टू बाइनरी में नाम दे रही हूँ, आप छोटा नाम भी दे सकते हो इसका, एज योर विश। पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पर n, जिसमें मैं 25 पास करूंगी या फिर 10 पास करूंगी, एज योर विश। अब ना यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हो 0 का, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन 0 का 0 ही होता है, 1 का भी 1 ही होता है। तो ये दो कंडीशन हमें यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 0 ही, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो डायरेक्टली 0 ही, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया, सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होगा 0। एलिफ में सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ करके भी लिख देना एज योर विश, मैं एलिफ में लिख रही हूँ क्योंकि यही थोड़ा सा सही लगता है इसीलिए। और अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका भी बाइनरी फॉर्मेट 1 ही होगा, ठीक है जी। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, जो भी आंसर आ रहा है वो। अब यहाँ से जो रिटर्न करेंगे ना, यहीं पे हम कैलकुलेशन का काम करेंगे कि मतलब बाइनरी कन्वर्जन निकालना कैसे, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसी के अंदर से इसी को कॉल लगा रही हूँ। अब सारा कैलकुलेशन काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो n को क्या करो, n की जो भी वैल्यू है, मतलब अगर मैं 25 का बाइनरी फॉर्मेट फाइंड आउट कर रही हूँ तो n को आप डिवाइड कर दो। काय से डिवाइड करो, 2 से। पहला काम हमारा हो गया जो मैंने आपको बोला था। सेकंड काम क्या है, हमको अपेंड करना है। ये प्लस का काम अपेंड होगा, ऐड करना नहीं होगा, ठीक है। अपेंड मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, AIML ऑटोमेशन की सीरीज में सभी लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने फॉलो करा है तो, नहीं फॉलो करा है तो करो उसको स्टार्टिंग से, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी और आप AIML और डाटा साइंस के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे इसीलिए, ठीक है। आप देखो n को हमने 2 से तो डिवाइड कर दिया। सेकंड काम क्या है, मॉड्यूलो फाइंड आउट करना। मॉड्यूलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला साइन लगा दो परसेंटेज को, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका मॉड्यूलो हो जाएगा, ठीक है। और STR हमने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है जी। ये भी हमने काम कर दिया। अब अपने फंक्शन के बाहर निकलने के बाद इसको फिर से कॉल लगा दो और प्रिंट करा दो, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते तो यहाँ नहीं कराना होता, हम बाहर निकलने के बाद प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने फंक्शन को कॉल लगाओ, पास कर दो अपने पैरामीटर का इनपुट। मैं 25 का बाइनरी फॉर्मेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है जी। ये हमने काम कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 11001 हमारा आंसर क्या था, पहले 11001 ही था। अब हम इसका ना 10 का फाइंड आउट करते हैं, क्या आंसर आएगा। 10 का लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1010 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। वो 25 वाला हट चुका है ना, इसलिए मैंने फिर से 10 का भी आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ दो ही काम करना है हमें। सबसे पहला 2 से डिवाइड करो, सेकंड मॉड्यूलो फाइंड आउट करो। मॉड्यूलो भी 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये हमें रिमाइंडर दे देगा, ये डिवाइड करने का काम कर देगा, और जो भी आंसर आएगा वो अपेंड कर देगा साथ में और प्रिंट करा देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और फेथ रखना, बाकी का काम में संभाल लेगा। आपको सारी चीजें बारीकी से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो आप में से कोई ना कोई सोच रहा होगा कि STR का काम क्या होगा। देखो STR मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट भी आप बोल सकते हो, अपेंड भी बोल सकते हो, सही वर्ड कॉन्कैटिनेट होगा, बट अपेंड का काम क्या होता है, एंड में ऐड करना, वही तो कर रहा है। रिवर्स में चलेगा 1, उसके बाद फिर से 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो कहने की बात तो यही है कि अपेंड कर रहा है, बट यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट में क्या होता है कि आप एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे और स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे, मतलब 1010 ऐसी वाली स्ट्रिंग वैल्यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर STR लिखा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दो रीजन है यहाँ पर, पहला कॉन्कैटिनेट का रूल है इसीलिए, और दूसरा वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे इसीलिए। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सम ऑफ n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या है, देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर्स बोलूं, n की वैल्यू अगर 5 दे देती हूँ तो वैल्यूज क्या होगी, 4, करेक्ट।
3 2 1 ये प्रिंट करा देगा। अब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 5 4 3 2 1 को ऐड कर दो। अब ये रिकर्जन को यूज करके हम कैसे ऐड करेंगे, वैसे हम यहाँ पर लूप भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मोस्टली रिकर्जन के क्वेश्चंस में आप लूप भी यूज कर सकते हैं, बट रिकर्जन ज्यादा बेटर होता है। और आपको एएमएल अगर सीखना है, डाटा साइंस सीखना है, तो रिकर्जन आपको सीखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि डीएसए का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, इसीलिए। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। सिमिलर लॉजिक लगेगा जो यहाँ पर था, सेम कोड रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। भले यही वाला कोड मैं उठा लेती हूँ, या फिर चलिए फिर से बना के हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉजिक पूरा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, डेफ एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सम नाम का, यहाँ पर पैरामीटर पास कर रही हूँ एन। करेक्ट। जहां पर हम वैल्यूज दे देंगे, फर्स्ट कंडीशन होगी कि जब भी एन की वैल्यू 1 हो जाती है, जब भी n की वैल्यू 1 हो जाती है, तब आप यहाँ से रिटर्न कर दो 1। ऑब्वियसली 1 रिटर्न कर दो ना, क्योंकि 1 को ही आपको ऐड करना होगा वहां पर, इसीलिए। ठीक है, जब भी n की वैल्यू 1 बन जाती है, तो फिर आप रिटर्न कर दो किसको, 1 को। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमें पास करना था, इसलिए मैंने 1 लिखा है। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का पास करना था, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने 1 तो रिटर्न कर दिया। अब जो सेकंड चीज होगी वो होगी, यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा हमारा फाइनल आंसर। और रिटर्न करते वक्त हमारे फंक्शन को कॉल भी कर देंगे। फंक्शन को कॉल मैं यहाँ से लगा रही हूँ इसके छोटे इंस्टेंस के लिए, n-1 के लिए। अब देखो, यहाँ पर क्या कर रही हूँ, n प्लस का काम क्या होगा, जो भी करंट n की वैल्यू है ना, आप ऐड करते जाओ। हाँ, आप अपने छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल भी लगा दो, बट साथ में जो भी करंटली n की वैल्यू है ना, उसको ऐड करते जाओ, ताकि हमारा पूरा सम आंसर आ जाए, मतलब टोटल सम निकल कर आ जाए। और फिर यहाँ पर हमें बाहर निकल के बाद हमारे फंक्शन के प्रिंट कराना होगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रिंट ऊपर नहीं करा रहे, इसलिए यहाँ पर करवा रहे हैं। और साथ में कॉल भी लगा दो, एक ही लाइन में कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉल लगा देना, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, उसके बाद प्रिंट करा लेना, एज अ विश। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। ठीक है जी, 7 के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं रन करके देखती हूँ क्या आंसर आ रहा है। 28 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर मैं 5 का लिखूँ तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1 को ऐड कर देगा, 15 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, 5 4 3 2 1 को ऐड करने के बाद 15 आएगा। अब ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मली बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। एन की वैल्यू अगर करंटली 5 है, एन की वैल्यू करंटली 5 है। अब यहाँ पर सम फाइंड आउट होगा। हाँ, सम की वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, देखो कोड में लिखा क्या है, कोड में लिखा है n+, और फिर इसने कॉल लगा दिया अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए। ठीक है, तो n की जो भी करंट वैल्यू है, n की करंट वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 5 है। 5 को प्लस कर दो किससे, अब अपने छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाओ और फिर प्लस करो। अब मैं अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रही हूँ n-1 के लिए। इस टाइम पर क्या वैल्यू होगी n की, जो की होगी 4। ठीक है जी, 4 को भी ऐड कर दो। ये यही तो बोल रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो भी n की करंट वैल्यू है, जो कि 5 थी, उसको लिख दो, साथ में अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल कर दो। जब छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाया, तो इनकी वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। अब n की वैल्यू 4 बन गई है, तो अब इसको ऐड कर दो। तो पहले तो 5 था पहले वाले कॉल के वक्त, सेकंड कॉल के वक्त 4 हो गया, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, इससे छोटा वाला इंस्टेंस क्या होगा, 3 होगा। तो n से छोटा वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, जो कि होगा 3। अब यहाँ पे ऐड कर दो 3। ठीक है, क्योंकि n+ लिखा हुआ है। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो। ठीक है जी, फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा देते हैं, n-1। इस स्टेप पे क्या होगा, n की वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, ठीक है जी, इस स्टेप पे n की वैल्यू बन गई 2 को ऐड कर दिया। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, n-1। अब मैं बार बार n-1 n-1 लिख रही हूँ, क्योंकि कोड में है। आप ऐसे भी लिख सकते हो n-1 n-2 n-3 n-4 एज योर विश। ठीक है, पर करंट वैल्यू n की जो भी होगी, उससे एक छोटी वाली वैल्यू के लिए कॉल लगा रहा है, बस ये समझ लो। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखो, +1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को प्लस कर देगा, टोटल कर देगा, और आंसर आ जाएगा 15, और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हमारे कोड पर आते हैं, और इसको रन करके हमने देख ही लिया था। 15 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। आई होप आपको समझ आ गई होगी इतना पार्ट, कि बैकएंड में कैसे काम कर रहा है कोड। ठीक है, हम ऑलरेडी समझ चुके थे, इसलिए शॉर्ट में बताइए। और इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये करंट n की वैल्यू जो होती है ना, उसके छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रहे हैं, इसलिए मैंने n-1 लिखा है। यहाँ पर आप n-2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ,
तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, मतलब अपनी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है। कोई सी भी स्ट्रिंग आप ले सकते हो, मैं हेलो का एग्जांपल ले रही हूँ। हेलो को रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, OLLEH, करेक्ट। टपल्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर हमें रिकर्जन को यूज करना है। टपल्स का लेक्चर ना आपको AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने AI का प्रोजेक्ट भी बनाया। हर एक लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट मिलेगा AI का या फिर ऑटोमेशन का या फिर AIML का, ठीक है। और नंपाई वाले में आपको डाटा साइंस का प्रोजेक्ट मिलेगा। जरूर देखना, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हमें रिकर्जन यूज करना है, इसलिए हम रिकर्जन को यूज करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा इसका प्रोसीजर, इसलिए ध्यान से देखना। देखो हमारी स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, इसको हमको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आंसर क्या आएगा, अब रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसको आप एक एक पूरी स्ट्रिंग में समझो, एक एक कैरेक्टर समझो। एंड में H आना चाहिए, उसके पहले E आना चाहिए, उसके पहले L आना चाहिए, उसके पहले L, उसके पहले O। अभी हर एक टास्क हमें करना है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग लिख लेती हूँ जो कि है हेलो, ठीक है। अब इसका ना मैं इंडेक्स नंबर दे रही हूँ। हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सभी लेक्चर्स में। नंपाई में भी पढ़ लिया था, टपल्स डिक्शनरी में भी पढ़ लिया था। डिक्शनरी का लेक्चर भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग होता है बाय डिफॉल्ट पाइथन में 0 से, वो मैंने आपको बता ही दिया था। 0 1, इसका क्या आएगा 2 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा, इसका होगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारा सिर्फ 2 काम होगा, जी हाँ सिर्फ 2 काम है, और वही हमें कोड में भी लिखना है। ये बैकएंड का काम थोड़ा सा लॉन्ग है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, डोंट वरी। सिर्फ 2 काम है। पहला काम ये है कि जो भी 0th इंडेक्स पे हमारी करंट स्ट्रिंग जो भी है, अभी हम जिस भी स्टेप पर है ना रिवर्स करने पर, करंट स्ट्रिंग जो भी है उसका 0th वाला जो कैरेक्टर है उसको आप इग्नोर कर दो। मतलब करंट स्ट्रिंग क्या हेलो है, तो H वाले को आप इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। और जो बाकी का 1 इंडेक्स से लेकर के बाकी की जितनी भी लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की, भले 1 है, 5 कैरेक्टर्स है, 1000 एंड तक है, वो सब ले लो। बस फर्स्ट इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है, 0 से नहीं करना है, ठीक है। और एंड तक के ले लो, और आप काम क्या करो, उसको प्रिंट करा दो। हाँ, उसको भी ले लो, मतलब प्रिंट मत कराओ, सॉरी, बैकएंड में ले लो, बैकएंड में स्टोर कर लो। तो अगर हम 0th वाले कैरेक्टर को अभी फिलहाल के इग्नोर कर देते हैं, तो फिर क्या बचता है, कैरेक्टर्स ELL और फिर O, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है, फर्स्ट काम हमारा हो चुका है, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के एंड तक के आप स्ट्रिंग ले लो। नेक्स्ट काम है कॉन्कैटिनेट कर दो या फिर अपेंड कर दो। अपेंड का काम क्या होता है, एंड में ऐड करना। एंड में किसको ऐड करोगे, जो भी 0th वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था ना जिसको आपने इग्नोर करा था उसको ऐड कर दो। तो एज को हमने इग्नोर करा था, उसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा एक काम तो हो गया, एज को हम एंड में तो ले आए, है ना। इस वाले स्टेप पे फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, ELLO और H। अब देखो हमारा एक काम तो हो गया, H को हमें एंड में लाना था, वो तो हमने ला दिया, एंड में ले आए हम H को, करेक्ट। अब बाकी की स्टेप बची है, E को अब H के पहले लाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम LLO का भी काम करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये है। अब मुझे बताओ करंट स्ट्रिंग हमारी क्या है, ये तो फाइनल आंसर है उस स्ट्रिंग के स्टेप का, ठीक है। इस वाले स्टेप का फाइनल आंसर है। करंट स्ट्रिंग क्या है, ये बची है, क्योंकि एच को तो हम एंड में लेकर आ गए, इसका काम हो गया, इसको भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब मैं ये वाली स्ट्रिंग ले रही हूँ ELLO वाली, ठीक है, ELLO वाली, ठीक है। अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी, इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3। फिर से वही काम करना है, 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, और 1 इंडेक्स से लेकर के एंड तक के जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है उसको आप ले लो। उसको हमने ले लिया, फाइनल आंसर क्या आएगा, LLO, ठीक है। अब ये H भी रहेगा यहाँ पर, ये हटेगा नहीं क्योंकि हमें H को भी रखना है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि जो भी हमारी करंट स्ट्रिंग है ना, करंट स्ट्रिंग क्या है, ये वाली हमारी करंट स्ट्रिंग है। जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद था आपने उसको जो इग्नोर करा है ना, उसको आप बस इस वाले के बाद रख दो। H तो एंड में है ही, ठीक है, इस वाले के हमें बाद रखना है, LLO के, ठीक है जी। E को हमने इग्नोर करा था, E को हमने यहाँ पर रख दिया, हमारा सेकेंड काम भी हो गया। अब इस स्टेप पे हमारा आंसर क्या आएगा, LLOEH। देखो ये दोनों काम हो गया हमारा, E और H को हम एंड में लेकर आ गए। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इस वाले L को लाना, ठीक है। अब देखो इस वाले स्टेप पे क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग को फिर से ले लो जो बची है हमारी, LLO, ठीक है। इस वाली स्टेप पे इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी। फिर से वही काम करो, इस वाले जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको इग्नोर कर दो, बाकी का ले लो, ठीक है। बाकी का हमने ले लिया। इस वाले स्टेप पे क्या होगा, LO होगा, ठीक है, प्लस E वैसा का वैसा रहेगा, H भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मैं बोल रही हूँ कि जो 0 वाले को आपने इग्नोर करा था ना, उसको आप जो आपकी करंट स्ट्रिंग है उसके बाद रख दो। हमारी करंट स्ट्रिंग क्या है, LO है, उसके बाद मैंने यहाँ पर L को रख दिया जो मैंने इग्नोर करा था। इस स्टेप पे फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, LOH,
LEH। तो ठीक है जी, LEH, ये 3 काम हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही होगा, ठीक है। अब हमारी करंट क्या बचा है, हमारी स्ट्रिंग LO ही बची है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ LO। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी जरा बताओ मुझे, 0 होगी, 1 होगी। अब एक ही कैरेक्टर बचा है, 0 वाले को फिर से आप इग्नोर कर दो, 0 वाले को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर, सिर्फ 1 वाले को ले लो। तो इस स्टेप पे क्या होगा, O ही बचेगा, ठीक है। प्लस L वैसा का वैसा रहेगा, E वैसा का वैसा रहेगा, H भी वैसा का वैसा रहेगा। अब सिर्फ अपेंड कर दो 0th वाले कैरेक्टर को जिसको आपने इग्नोर करा था, L को यहाँ पर। इस स्टेप पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, OLLEH। तो अब देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि एक ही कैरेक्टर बचा था ना, तो वो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रहेगा। एंड वाले कैरेक्टर बचेगा ऑब्वियसली, जो भी एंड में होगा उसी को आप इग्नोर करते जाओगे, एंड में यही बचेगा, तो वही स्टार्टिंग में आ जाएगा रिवर्स करने के बाद। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये काम हो कैसे रहा है, कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम 2 काम कर रहे हैं, वही कोड में लिखेंगे, पूरा इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था कि बैकएंड में कोड कैसे काम कर रहा है। मेन हमारा काम क्या होगा, मेन हमारा काम बस इतना सा होगा। पहला ये काम कर रहा है कि स्लाइसिंग कर रहा है। स्लाइसिंग क्या होती है, टपल्स और डिक्शनरी में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हम स्लाइसिंग ही तो कर रहे हैं, 0 वाले को हटा रहे हैं, बाकी का पार्ट ले रहे हैं। स्लाइसिंग का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट हम ले रहे हैं बस स्ट्रिंग का, उसको ही स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग कैसे करेंगे, उसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी देना होगा, एंडिंग पॉइंट भी देना होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मुझे जरा बताओ तो। स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से 1 से, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। इस वाले स्टेप पे हम 1 से लेकर के 4 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब EOOH। इस वाले में हम 1 से लेकर के 3 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, LO, ठीक है, LLO तक के। इस वाले में हम 1 से लेकर के 2 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर 1 ही ले रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या 1 से स्टार्टिंग करो अपनी स्ट्रिंग की, जो आप ले रहे हो, जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही, बिल्कुल बोल सकती हूँ। फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यही हम कोड लिखेंगे, इसीलिए फिर से बता रही हूँ। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इस वाले स्टेप पे और सब पे भी स्टेप पे कि 1 से लेकर के 1 इंडेक्स से लेकर के आप स्ट्रिंग को लेना स्टार्ट करो, स्लाइसिंग स्टार्ट करो, और जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है वहां तक के ले लो। यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, O तक के, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, 0 तक के, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, O तक की, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट करें, कहाँ तक की लेंथ जा रही है, वहीं तक के जा रही है, तो वही हम ले रहे हैं, ठीक है। यही चीज मैं कोड में लिखूंगी, इसलिए फिर से समझाया, कंफ्यूज मत होना, और समझ आ जाएगा आपको, हम कोड बनाएंगे तब। चलिए अब हम कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है जी, इसका नाम मैं रिवर्स दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद पैरामीटर पास कर रही हूँ स्ट्रिंग S, मतलब यहाँ पर हम हेलो को पास करेंगे कॉल लगाते वक्त। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिख रही हूँ len। len का काम क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अगर स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल्स टू 0 है, मतलब स्ट्रिंग खाली है कुल मिलाकर, या तो आपने पूरा रिवर्स कर चुके हो तो आपकी स्ट्रिंग खाली हो चुकी है, या फिर शुरुआत में ही खाली है, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर दो, उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। दोनों ही केस में, मतलब आपने पूरा रिवर्स कर दिया है तब रिटर्न कर दो, या फिर आपकी स्ट्रिंग खाली है, 0 ही है, कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं उसमें, तो भी आप उसी को रिटर्न कर दो। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, फाइनल स्टेप भी होगी और सेकंड स्टेप भी होगी, जो कि यहाँ से रिटर्न करना है। यहीं पर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। रिकर्जन का काम क्या होता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसी के अंदर से इसी को कॉल लगा रहे हैं, रिवर्स को। यहीं पर हम लॉजिक लिखेंगे सारा। अब लॉजिक में क्या लिखेंगे, देखो एक ब्रैकेट दो और यहीं पर सारा लॉजिक लिख दो। स्लाइसिंग का लॉजिक लिख रही हूँ, स्लाइस हम किसको कर रहे हैं, स्ट्रिंग को, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल भी लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और इसी को कॉल लगा रहे हैं, रिवर्स को। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ जो कि S में जाके स्टोर होगी जब ये कॉल लगेगा तब। मैं ऑलरेडी बैकएंड में कैसे काम करता है कॉल लगाने का समझा चुकी हूँ, इसलिए फिर से नहीं समझा रही हूँ, इसी लेक्चर में समझा दिया था स्टार्टिंग में, इसीलिए, ठीक है। हेलो कॉल लगाते वक्त यहाँ पर S पे स्टोर हो जाएगा। अब SS जहां पर भी लिखेंगे ना, उसका मतलब होगा हेलो पे काम करेगा, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ स्लाइसिंग करो, किसको, हेलो को स्लाइस करो, स्ट्रिंग को स्लाइस करो, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेकर के स्लाइसिंग स्टार्ट करो। पहला काम हमारा स्लाइस करो 1 इंडेक्स से लेकर के जहां तक की भी आपकी लेंथ जा रही स्ट्रिंग की वहां तक की, तो 1 और रेशियो, और उसके बाद कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। अब देखो इसका सिंटेक्स बता दूं, अगर आपने टपल्स और डिक्शनरी नहीं देखा है तो वो देख लेना, शॉर्ट में बता रही हूँ, बट मैं अभी फिलहाल स्लाइसिंग का। रेशियो के पहले जो आप लिखते हो ना, मतलब कोलन के पहले जो आप लिखते हो ना,
कोलन भी बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो, एज विश। ये जो कोलन के पहले आप जो लिखते हो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो कोलन के बाद आप लिखते हो ना, ये एंडिंग पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से लेगा। अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं दोगे तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी होगी ना, एंड पॉइंट तक के ले लेगा। मुझे स्टार्ट 0 से नहीं कराना था, 1 से कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिया है। बट एंडिंग पॉइंट जहाँ तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की, देखो जहां तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की, स्टार्ट तो 1 से करो, बट जहां तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की वहां तक के लो। इसलिए मैं इसको एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। हमारा पहला काम हो गया स्लाइसिंग करने का। ठीक है, सेकंड काम क्या है, स्लाइसिंग कर दिया हमने 1 इंडेक्स से लेकर के आखिरी तक के, उसको अलग कर दो और ले लो। सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा हमारा जो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर मौजूद है ना, उसको आप अपेंड कर दो, एंड में ऐड कर दो। एंड में कहाँ पर ऐड करो, इस वाली स्ट्रिंग के बाद ऐड कर दो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपेंड कर दो। किसको, जो भी 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर मौजूद है उसको अपेंड कर दो। एंड में अपेंड करो इसलिए बाद में लिख रही हूँ। अगर स्टार्टिंग में लिखना होता तो इसको पहले लिखती मैं यहाँ पर S0 को, उसके बाद इसको लिखती है। हम एंड में अपेंड कर रहे हैं इसलिए ये लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया हो। कॉन्कैटिनेट भी समझ सकते हो, अपेंड भी समझ सकते हो, एज योर विश। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देखो OEEH। अब यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिख देती हूँ प्रियांशी, तो क्या ये कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही से कन्वर्ट कर देगा। देखो कितने अच्छे से इसने कन्वर्ट करा है, और बिल्कुल सही कन्वर्ट करा है। अब देखो थोड़ा सा लेंदी पार्ट था इसका एक्सप्लेनेशन का, बट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। क्योंकि जब भी आप AIML सीखो या फिर डाटा साइंस सीखो, और वहां पर अगर डाटा स्ट्रक्चर्स यूज होता है, DSA यूज होता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इतने बारीकी से समझाया मैंने आपको हर एक चीज। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइंड आउट करना। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 टू द पावर आपको 3 फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल, 2 को आप 3 बार इंटू कर दो, मतलब जितनी भी पावर है उतनी बार इंटू कर दो, और फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू हम क्या लेते थे, जिसपे भी मेन हमें काम करना होता था, तो यहाँ पर हमें मेन किस पे काम करना है, पावर पे। तो यहाँ पर अगर मैं रिकर्जन को यूज करके सॉल्व करूँ तो n की वैल्यू में 3 ले लेती हूँ। ठीक है जी, और सेकंड क्या है, सेकंड होगा हमारा x वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पर स्टोर करूंगी जिसकी पावर फाइंड आउट करनी है, 2 की पावर फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। करेक्ट। हम यहाँ पर हमें रिकर्जन यूज करना है, इसलिए थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होगी, बट कोई बात नहीं। अब देखिए हमें सारा काम पावर पे करना है, तो वही करेंगे हम। अगर 3 है इसकी वैल्यू करंट, तो ये अपने से छोटे इंस्टेंस को कॉल लगाएगा 2 के लिए। ठीक है, फिर 2 कॉल लगाएगा अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए जो कि 1 के लिए, 1 फिर से कॉल लगाएगा अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, तब तक के बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाए, जब तक के। करेक्ट। और हर एक स्टेप पे ये कुछ ना कुछ इनटू करेगा। करेक्ट। और फिर ये प्रिंट करा देगा। अब इसका कोड कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी सा कोड होगा, बस ध्यान से देखना। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करा था ना सम वाला, हम क्या करते थे, अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाते जाते थे और फिर प्लस करते जाते थे सम को, एन को प्लस करते जाते थे उसके छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाते वक्त। सेम हम यहाँ पर करेंगे। एक्स में जो 2 की वैल्यू स्टोर होगी ना, यहाँ पर एक्स में जो ये 2 की वैल्यू स्टोर होगी, इसको हम इंटू कराते जाएंगे किससे, उतनी बार जितनी पावर है, और उसे छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है डोंट वरी, अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम कोड बनाएंगे। देखो डेफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, अपने फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर पावर दे रही हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर 2 पैरामीटर मैं पास कर रही हूँ। पहला पैरामीटर एक्स होगा जो कि स्टोर होगा 2 इसमें, सेकेंड होगा एन जहां पर पावर स्टोर होगी, जो भी मैं पावर दूंगी कॉल लगाते वक्त। फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ जब भी एन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फिर आप रिटर्न कर देना यहाँ से 1, क्योंकि हम यहाँ पर इंटू का काम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अगर 1 को इंटू कर रहा है वो, तो वही आंसर आएगा ना। अगर 1 को किसी भी वैल्यू से इंटू कर दो 1 ही आता है। करेक्ट। तो जब भी एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो 1 आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे आंसर में। अब यहाँ पर ना हमारा मेन काम होगा, यहाँ से रिटर्न कराओ, सारा मेन कैलकुलेशन यहीं पर होगा। सबसे पहले आप रिटर्न करो, और कैलकुलेशन में होगा एक्स। एक्स क्या होगा, जिसकी भी आपको पावर फाइंड आउट करनी है। तो 2 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, 2 टू द पावर 3 फाइंड आउट करना है। तो 2 को इंटू कर दो, किससे इंटू करो, उसकी पावर वाली वैल्यू से, और अपने छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो उस पावर को। और यहाँ पर ये फेथ रखो कि बाकी सारा काम ये संभाल लेगा, हमें सिर्फ मेन काम करना है। 2 पैरामीटर हमने यहाँ पर ऊपर पास करे थे, इसलिए यहाँ पर भी 2 पैरामीटर ही लूंगी, एक्स और n-1। देखो इसके छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रहा है, और अब ये फेथ रखो ये सारा काम कर देगा। मेन काम क्या था, इंटू कराने का। किसको इंटू करने का, जिसका भी आपको पावर फाइंड आउट करनी उस वैल्यू को, वो लिख दिया। पावर मेन चीज थी जिसके लिए हमें कॉल लगाना था स्मॉल इंस्टेंस को, वो भी कर दिया। बस अभी फेथ रखो, बाकी सारा काम ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है रिकर्जन में, और यही सबसे बेस्ट पार्ट है आई थिंक रिकर्जन का। अब बाहर निकलने के बाद हम कॉल लगा देंगे हमारे फंक्शन को। एक्स की वैल्यू में दे रही हूँ 2,
और n की वैल्यू मैं दे रही हूँ, चलिए 3 दे देते हैं हम, 2 टू द पावर 3 तो 8 आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि कोड बैकएंड में काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आएगा, यहाँ से कॉल लगाएगा यहाँ पर, करेक्ट। और यहाँ पर ये स्टोर करा देगा 2 और यहाँ पर स्टोर करा देगा 3। सारा काम पावर पे हो रहा है इसलिए हमारा मेन काम n से ही है जो कि है 3, ठीक है। इस स्टेप पर आएगा और चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 नहीं, अभी तो 3 है, ठीक है जी। यहाँ से रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न करो, पहले तो x की वैल्यू को आप लिखो, ठीक है, x की वैल्यू को लिख दो और साथ में इंटू कर दो और कॉल लगा दो अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, ठीक है जी। ये देखो इंटू वाला काम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि पावर का काम है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 3 स्टार्टिंग में वैल्यू n की, ठीक है, n की वैल्यू 3 थी। अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, मतलब n-1 के लिए इस स्टेप पे n की वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है जी। अब जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर इंटू कर दो, ठीक है। इस स्टेप पे भी आपको 2 को इंटू करना है क्योंकि यहाँ पर x ही लिखा हुआ है। इस स्टेप के लिए फिर से एक और बार कॉल लगा दो n-2 के लिए। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर से आप 2 को इंटू कर दो, ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। फिर से आप कॉल लगा दो अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए n-3 के लिए। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, मतलब बेस कंडीशन हिट कर गई है। रिटर्न कर दो 1, ठीक है जी, 1 को रिटर्न कर दिया यहाँ से। फाइनल हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है DFS। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम में भी आया था और मैं कंपनी के इंटरव्यू में बैठी थी ना तब भी वाला क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, हाँ, और लॉजिक समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ आ सके। ये वाला ग्राफ क्वेश्चन है, तो चलिए, और रिकर्जन को हमें इसमें यूज करना है। हमारा क्वेश्चन है डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS। इसको ना आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाली ग्राफ है और इसमें बहुत सारी नोड्स है, A B D E C, ये सभी एक नोड्स है। अब इसको ना आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिट करना है हर एक नोड पर इसका एक रूल है, और वो रूल ये है कि आपको विजिट तो करना है, उस हर एक नोड को प्रिंट करके भी बताना है, बट एक नोड पर आप एक ही बार विजिट कर सकते हो, मतलब एक ही बार आप प्रिंट करा सकते हो, डबल बार नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो आपको हर एक नोड पर विजिट करने से पहले ये भी चेक करना होगा कि क्या हम पहले इस पर विजिट कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो डबल बार विजिट नहीं करेंगे, डबल बार प्रिंट नहीं कराएंगे। अगर नहीं विजिट करा है तो ही विजिट करेंगे, ठीक है। अब डीएफएस का एक छोटा सा रूल होता है विजिट करने का, वो मैं आपको सिखा देती हूँ, जो मैंने कॉलेज के टाइम में सीखा था, और ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी, हाँ, तो बहुत ईजी सा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम समझते हैं। इसको आपको ना एक स्टार्टिंग पॉइंट भी देना होगा, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है डीएफएस, मतलब अगर आपको हर एक नोड पर जाना है तो आपको एक पॉइंट डिसाइड करना होगा कहाँ से आप जाना स्टार्ट करोगे। तो मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया है ए, क्योंकि बाय कन्वेंशन यही डिसाइड करते हैं इसीलिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया है ए, ठीक है। अब देखिए विजिट करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं रेड कलर का ये चलाती जाऊंगी, सबसे पहले हम विजिट कर रहे हैं ए को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए प्रिंट करा दिया। अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, हाँ, जो हम प्रिंट करके बताएंगे ना कोड बनाने के बाद, वो आंसर आपको बता रही हूँ। तो हमने विजिट करना ए से स्टार्ट करा, यहाँ पर इसने विजिट कर लिया। और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, मतलब नाम से समझो इसको। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई तक जाना। तो मतलब यहाँ पर भी आपके ग्राफ की जितनी भी गहराई है, जितने भी नोड्स हो, लास्ट नोड जहां तक है वहां तक के आपको जाना और फिर रिटर्न करना स्टार्ट करना है। ऐसे ही नहीं आप कर सकते हो कि अच्छा ए पे गए फिर बी पे चले गए फिर सी पे फिर डी पे फिर ई पे, नहीं। एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट से आप कंटिन्यू चलते जाएंगे जब तक कि डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते, आखिरी नोड तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आखिरी नोड तक पहुंच जाए उसके बाद आप फिर बाकी पर जाना स्टार्ट करना। कैसे करना वो बता रही हूँ मैं। ए पर गए, ए को हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद उसके साथ साथ चलते गए, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर हमने बी को प्रिंट करा दिया, करेक्ट। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो डी आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पर डी को प्रिंट करा दिया। अब देखो उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, देखो हमने ई को प्रिंट करा दिया। अब मुझे बताओ ई के बाद कोई और नोड है क्या, अगर यहाँ पर और यहाँ पर और भी कोई नोड होती तो फिर हम इस पर जाते, इस पर जाते, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अभी फिलहाल कोई भी नोड है नहीं हमारी ई के बाद, इसलिए हम इन सब पर जाएंगे नहीं। ई के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करो रोटेट होना, ठीक है। फिर से हम डी पे गए, अब चेक करो, डी को हम विजिट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है ये, ठीक है। अब ये क्या है, इसको भी आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होगा ना कंपेरिजन करने के लिए। अब देखो फिर से बोल रही हूँ, हमने हर एक नोड पर गए तो हमको एक हिस्ट्री तो रखनी पड़ेगी ना इन सब नोड की, कि किन किन पर हम विजिट कर चुके हैं, ताकि हम कंपेयर कर चुके हैं कि हम डबल बार ना विजिट करें उस पर। तो हम क्या करेंगे, खाली सेट ले लेंगे, एक खाली सेट ले लेंगे और वहां पर ये वाला डाटा पूरा स्टोर कर लेंगे जिन पर हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ई पर हमने विजिट कर लिया, अब डी पर जब हम आ रहे हैं तो अब यहाँ पर चेक करो, क्या इस वाले सेट में डी है,
हाँ है, मतलब हमने विजिट कर लिया, फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं, मतलब फिर से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डी पर गए, फिर हम बी पर जाएंगे, फिर हम ऐसे आएंगे, अब हम सी पर जाएंगे। सी पर फिर से चेक करो इस वाले सेट में क्या सी है, नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पर सी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, सी को ऐड कर लिया। अब यहाँ से यहाँ पर जाओ, अब बी फिर से आ रहा है, बी को चेक करो कि यहाँ पर बी है, बिल्कुल है, मतलब फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, फिर यहाँ पर आए, फिर ए पर हम फिर से आ गए, अब फिर से चेक करो, अब एंड पॉइंट पर आ गए, मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा था ना वहीं पर हम आ गए, मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है। ए को भी चेक कर लो, फिर भी आप क्या ए यहाँ पर है, बिल्कुल है, मतलब हमने डीएफएस फाइंड कर लिया है। जब हम इसका कोड बनाएंगे ना, हमारा फाइनल आंसर आएगा ए बी डी ई सी। बाकी के ग्राफ्स आप खुद बनाकर देखना और उनकी प्रैक्टिस करके देखना, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोड कैसे बनाना है, लॉजिक कैसे लगाना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी जो सबसे पहली स्टेप होगी वो ये रहेगी कि आपको ना एक सेट क्रिएट करना है। आपको एक सेट क्रिएट करना है, किस नाम से, विजिट नाम से एक सेट क्रिएट कर लो। और मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, जो कि शुरुआत में बिल्कुल खाली होगा। ऑब्वियसली आपने शुरुआत में थोड़ी विजिट कर लिया सारे नोड पर, स्टार्टिंग में तो खाली होगा, तो एक खाली सेट आप बना लो। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। हमारी सेकेंड स्टेप ये होगी कि अब आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से जब आप जाओगे तभी से आपको कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है कि आपके सेट में क्या वो वाला नोड मौजूद है। अगर है तो मतलब आप विजिट कर चुके हो, फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है सेट में वो वाला नोड तो फिर आप विजिट करो। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन होगी इफ नोड नॉट इन विजिट। नॉट इन विजिट देखो इंग्लिश की तरह आप समझो, नॉट इन विजिट का मतलब क्या है। नॉट इन विजिट का मतलब है कि जो भी आप नोड पर अभी फिलहाल विजिट कर रहे हो ना, वो इस विजिट वाले सेट में नहीं है, इस विजिट वाले सेट में नहीं है, तो मतलब आप विजिट कर सकते हो। अगर आप विजिट कर सकते हो तो फिर आप विजिट कर लो। कैसे विजिट करोगे, प्रिंट कराओ। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैंने आपको प्रिंट करके बताया था वो प्रिंट का ही तो काम था, तो फिर आप उसको प्रिंट करा दो, कि उसको प्रिंट करा दो, उस नोट को प्रिंट करा दो, उस नोट के डाटा को प्रिंट करा दो। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और इसको आपने प्रिंट तो करा दिया, उसके बाद ये जो विजिट वाला सेट है ना, इसमें आप ऐड भी कर दो, विजिट वाले में आप ऐड भी कर दो उस नोट को, ताकि हमारे पास हिस्ट्री पे रहे। माना आपने प्रिंट करा दिया है, बट हमारे पास भी तो बैकएंड में हिस्ट्री होनी चाहिए कि इनको आपने विजिट कर लिया है, तो आप विजिट वाले में इसको स्टोर भी कर दो। सॉरी, नोट लिखना था, हाँ। तो विजिट वाले में आप इसको स्टोर भी कर दो, तो हमने सेट में इसको स्टोर भी कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगी इसकी, आप लोग मुझे बताओ। थर्ड स्टेप क्या होगी, हाँ माना हमने विजिट करके देख लिया है, अगर नहीं था सेट में वाला डाटा तो हमने उसको प्रिंट भी करा दिया और उस सेट में ऐड भी कर लिया। अब मुझे बताओ, चलो ए को तो हमने विजिट कर लिया है, चलो डी को तो हमने विजिट कर लिया, अगर हम उसके नेबर को भूल गए तो, ई को भूल गए तो, या तो सी को भूल गए तो, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, बट ये वाला कोड में हमको कोऑर्डिनेटर को सब कुछ बताना पड़ता है डिटेल में। करेक्ट, हमने अभी तक यही सीखा है, वो सब कुछ थोड़ी जानता है, हमें कोड से बताना होता है। तो इसके लिए हमें ये बताना होगा, माना आपने एक पर्टिकुलर नोड विजिट कर लिया, बट ये भी चेक करो कि आपने उसके नेबर वाले नोड्स भी विजिट कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो आप कंपैरिजन करो कि क्या सेट में वो मौजूद है नेबर्स। अगर नहीं मौजूद है तो फिर उनको विजिट करो, प्रिंट कराओ, सेट में ऐड करो। और कर चुके हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब यही सारा लॉजिक हमको उसके नेबर के लिए लिखना पड़ेगा। अब उसके नेबर के लिए कैसे लिखना है, तो उसके लिए हमें ना एक लूप चलाना होगा, जो कि फॉर लूप चलेगा। ठीक है, ताकि हर एक नोड पर जाए, किसी को मिस ना करे, बस इसलिए फॉर लूप चल रहा है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे नेबर के लिए इन ग्राफ। ग्राफ ये रहेगा, वो मैं आपको कोड से बना के बता दूंगी। हाँ, अभी के लिए इसको विजुलाइज कर लो, ग्राफ है ये। करेक्ट, और यहाँ पर मैंने नोट पास भी कर दिया है, ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है, ऑब्वियसली उन्हीं नोट को जिनको आप विजिट कर रहे हो, और सेट में ऐड कर दो। तो फिर से मैं कॉल लगा दूंगी किसको, अब देखो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगी ना, उसी को फिर से कॉल लगा दूंगी, और यहाँ पर पास कर दूंगी एक तो नेबर और विजिट को, ताकि ये चेक कर ले क्या विजिट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप ऐड कर दो और प्रिंट भी करा दो। ठीक है, फिर से मैं उसी को कॉल लगाऊंगी, और नेबर के लिए भी यही वाला लॉजिक फिर से काम करेगा, जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में वाला काम करा था। ठीक है, जो बाइनरी सर्च वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जो लॉजिक काम करा था वही इसमें भी काम करेगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए, अब मुझे पता नहीं कि बाइनरी सर्च क्वेश्चन में इसके पहले लगाऊंगी या बाद में, बट बाइनरी सर्च वाला जो लॉजिक है ना, वही इस क्वेश्चन में काम करा है, इतना आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के, तो आप वहां पर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो चलिए जी, इतना तो हमने यहाँ पर समझ लिया, हमारा लॉजिक भी हो गया। एक बार मैं आपको बैकएंड में इसको चला के बताऊं क्या कोड को, चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको बैकएंड में चलाकर बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, बता दूंगी।
चलिए अब हम हमारे विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड के लिए ना सबसे पहले हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पर तो हमने डायग्राम से समझ लिया, कोऑर्डिनेटर को तो बताना पड़ेगा ना ग्राफ कैसा है, उसको डायग्राम तो समझ आएगा नहीं। तो चलिए अब हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ग्राफ का यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे क्रिएट होगा। कितने नोड्स हैं यहाँ पर, हम उन सबको नोड्स लिख देते हैं पहले तो, ए बी सी डी ई, और उसके बाद लिखेंगे किन किन नोड से कनेक्टेड है, ये भी हमें बताना होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूँ। देखो फर्स्ट नोड ये हो गई, सेकेंड नोड हो गई हमारी बी, थर्ड नोड हो गई हमारी सी, और फोर्थ नोड हो गई हमारी डी, और फिर फिफ्थ नोड हो गई हमारी ई। अब देखो नोड्स तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली सारी। अब हमें ये बताना है कि कौन सी नोड से कनेक्टेड है, उसका नेबर क्या है। तो ए वाली नोड किससे कनेक्टेड है, बी से, और किसी से है क्या, नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद बी, सेम। अब मुझे बताओ बी किससे कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है डी से भी और सी से भी। तो पहले डी है और फिर सी है, तो उसी ऑर्डर में हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले डी है और फिर सी है। चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली काई से कनेक्टेड है, नेक्स्ट वाली कनेक्टेड है सी, किससे है ये हम देख लेते हैं। सी तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, मतलब खाली बना देंगे हम। डी किससे कनेक्टेड है, ई से है, ठीक है जी। और ई भी किसी से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। सी तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो बस खाली बना दो यहाँ पर। डी किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है तो वो लिख दो यहाँ पर। और ई किससे कनेक्टेड है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर भी सी की तरह खाली लिख दो। ये वाला हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया, देख लेते हैं। हाँ डी ई से है, मतलब हमारा पूरा ग्राफ सही से क्रिएट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ग्राफ क्रिएट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी इसमें रिकर्जन भी है, सारी चीजें यूज हो रही है डीएफएस, तो इसलिए ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम मेन रिकर्जन यूज करेंगे। डीएफएस नाम दे रही हूँ हमारे फंक्शन का। अब देखो यहाँ पर पैरामीटर पास करें, पैरामीटर क्या पास होगा, सबसे पहले तो नोड से हमें मतलब है कि अभी फिलहाल कौन से नोड से और इसको ऐड करना है कि नहीं करना विजिट वाले सेट में, तो उसके लिए हमें नोड की जरूरत पड़ेगी। सेकंड जरूरत पड़ेगी हमें सेट की, शुरुआत में ये सेट खाली होगा, मैं विजिटेड नाम दे रही हूँ, आप विजिट भी नाम दे सकते हो, ठीक है। नन, शुरुआत में तो ये खाली रहेगा, बाद में हम इस वाले को भरते जाएंगे जैसे जैसे विजिट करेंगे, करेक्ट। अब देखो सबसे पहले बेस कंडीशन, मतलब सबसे फर्स्ट कंडीशन लगेगी, बेस कंडीशन तो नहीं है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। इफ विजिटेड इज नन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, आपने एक भी नोड को विजिट नहीं किया है, खाली है, तो फिर आप एक काम करो, स्टार्टिंग में ही एक विजिटेड नाम का खाली सेट क्रिएट कर लो, विजिटेड नाम का एक खाली सेट क्रिएट कर लो, ताकि हम जब जब भी नोड पर विजिट करते जाए इस पर ऐड करते जाए। तो ये मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को बता दिया कि खाली सेट क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा विजिटेड, ठीक है जी। और इनिशियली आपको क्रिएट करना है जब कोई से भी नोड को आपने विजिट नहीं किया है तब, इसलिए मैंने लिखा है इफ विजिटेड इज नन, कुछ भी विजिट नहीं हुआ है अभी तक के तो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, मतलब विजिट कर रहे हो आप, पहले नहीं किया है तो लिख ही दिया है हमने, मतलब अब विजिट करना स्टार्ट कर रहे हो आप। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक काम करो, इफ नोड नॉट इन विजिटेड, मतलब अगर आप अभी फिलहाल जिस भी नोड को विजिट कर रहे हो वो नोड विजिटेड वाले सेट में नहीं है, देखो यही लिखा है नॉट इन विजिटेड, विजिटेड वाले सेट में नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, पहला स्टेप तो आप उसको प्रिंट करा दो, उस नोड को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप एक काम करो, उस नोड को विजिटेड वाले सेट में ऐड कर दो, पीछे से रीड करना स्टार्ट करो, अगर नहीं आता है रीड करना, ऐड कर दो विजिटेड वाले सेट में, ठीक है। और किसको ऐड करना है, नोड को ऐड करना है जिसको आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया और ऐड भी करा दिया। अब नेक्स्ट काम होगा, हमने विजिटेड वाला भी काम कर दिया, अब नेक्स्ट काम होगा अगर कोई सा भी नेबर रह गया तो नेबर के लिए फॉर लूप लगा देते हैं, और नेबर वाले के लिए भी फिर से हम जब कॉल लगाएंगे डीएफएस को तो इतना पार्ट फिर से काम करेगा, मतलब जो हमारा मेन काम था ना कोड लिखने का वो हमारा हो चुका है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ नेबर के लिए हम कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि कोई सा भी नोड रह नहीं जाए, इसलिए फॉर लूप। तो ये देखिए नेबर हम लिख रहे हैं इफ नेबर इन ग्राफ और नोड, तो फिर से आप कॉल कर दो। अब देखो यहाँ पे रिकर्जन यूज हो रहा है, डीएफएस रिकर्जन में फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर से कॉल लगा रहे हैं, और यहाँ पे फिर से पास कर दो। देखो पहले नोड क्या था,
पहले नोड था, ये सारे नोड्स, अब नोड क्या बन जाएगा, नेबर, क्योंकि अब हम नेबर की बात करें, रहेगा वो नोड ही बट नेबर की बात करें इसीलिए। और फिर से विजिटेड तो विजिटेड ही रहेगा, और फिर से इतना काम का कोड फिर काम करेगा और चेक करेगा नेबर के लिए। अब एंड में ना आप डीएफएस को कॉल लगा दो अपने मेन फंक्शन को, और कॉल लगाते वक्त इनपुट में दे दो स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, कहाँ से आपको डीएफएस स्टार्ट करना है, विजिट करना स्टार्ट करना है, मुझे ए से करना है स्टार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर ए दे दिया। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ABDEC, और यही सीरीज मैंने आपको यहाँ बताई थी, ABDE और फिर C, और यही सीरीज मैंने आपको बताई थी। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट। तो चलिए मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ वाला कोड काम कैसे कर रहा है बैकएंड में। ठीक है, यहाँ से विजिट होना स्टार्ट करेगा, इनिशियली एक सेट होगा जो कि एम्प्टी होगा, पूरी तरीके से खाली होगा, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी इस वाली स्टेप में, कि जब कुछ भी विजिट नहीं हुआ है तो एक सेट बना दो आप खाली, जो हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप विजिट करना स्टार्ट करो फर्स्ट वाले नोड से, और प्रिंट करा दो उसको, अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो पहले तो कंपैरिजन करो कि विजिटेड में है क्या, अगर नहीं है तो प्रिंट करा दो, उसके बाद ऐड कर दो उस वाले सेट में। तो वही स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग ए से हो रही है, चेक करो क्या ए यहाँ पर है, नहीं है, तो मतलब प्रिंट करा दो सबसे पहले तो ए को हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद इस सेट में, इस वाले सेट में आप एक काम करो, ए को ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये वाला काम करेगा, हाँ नेबर वाला। अब इसके नेबर पे जाओ, अब नेबर जो बन जाएगा वो बी बन जाएगा। फिर से चेक करो इस विजिटेड वाले से, और इसने जब कॉल लगाया डीएफएस को, फिर से यही वाला कोड का काम होगा। जैसे ही ये वाला फॉर लूप काम करेगा नेबर के लिए, उसी टाइम में कॉल लगा देगा, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, बस कॉल लगा रहा है। फिर से यही वाला कोड काम करेगा, यही सारी स्टेप काम करेगी, और फिर से बी के लिए चेक करेगा क्या बी सेट में है, अगर नहीं है तो बी को ऐड कर दो, यहाँ पर प्रिंट भी करा दो। नेक्स्ट पर जाओ उसके नेबर पे, डी को चेक करो क्या डी है, अगर नहीं है सेट में तो डी को यहाँ पर ऐड करो सेट में, ताकि रिकॉर्ड रहे, और डी को यहाँ प्रिंट करा दो। फिर ई पर जाओ, ई नहीं है तो ई को भी यहाँ पर ऐड कर दो और ई को भी प्रिंट करा दो। उसके बाद सी पर जाओ, सी को भी यहाँ पर ऐड कर दो और सी को भी यहाँ पर प्रिंट करा दो। हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल चुका है ABDEC। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये वाला कोड बैक एंड में। तो चलिए अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपके पास एक एरे होगा, और उस एरे में से आपको एक डाटा फाइंड आउट करना रहेगा, और उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर वो डाटा मौजूद है, कहाँ पर वो डाटा है, करेक्ट। बट देखिए बाइनरी सर्च है तो मतलब एक एरे होगा जिसमें डाटा होगा जो कि होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सॉर्टेड होगा वाला डाटा, करेक्ट। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। यही अगर डाटा सॉर्टेड नहीं होता तो फिर कितना मुश्किल होता हमारा काम, अगर रिकर्जन को यूज करना होता तो हर एक डाटा पे हमें जाना होता, उससे कंपैरिजन करना होता है टारगेट से। अब टारगेट क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए। देखिए टारगेट को ना आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरा टारगेट है 20, मतलब मुझे 20 को फाइंड आउट करना है कि कौन से इंडेक्स नंबर पर है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो फिर क्या करते हम एक एक डाटा के पास जाते और ये कंपैरिजन करते कि इस इंडेक्स नंबर पर जो भी डाटा मौजूद है उसका कंपैरिजन होता टारगेट से, क्या दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, एंड तक के हमें जाना होता है जहां तक के हमारे एरे की लेंथ है, करेक्ट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा डाटा सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और रिकर्जन को यूज करना हमारा काम कितना आसान हो गया, कैसे वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, क्या स्टेप्स होगी वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। बट उससे पहले एक बार ना ये वाला पूरा जो डाटा है थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें ना हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे जो मुझे आपको समझाना है, इसीलिए ठीक है। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और ये 50 है। अब देखो टारगेट है 20 को फाइंड आउट करना है, तो वो मिलेगा हमें 1 इंडेक्स नंबर पर, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर क्या है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले, हमने लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स और भी बाकी सभी लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 से, और एक एक करके इंडेक्स नंबर बढ़ाते जाओ। और अगर कोई से भी लेक्चर आपके मिस हो गए ना तो वाले देख लेना, 0 इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब हमारा 20 है 1 इंडेक्स नंबर पे, करेक्ट। अब देखिए हम ना स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है, जिससे कि बाइनरी सर्च और रिकर्जन को यूज करके हमारे डाटा की इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो हम देख रहे हैं। देखो जो सबसे पहली वाली चीज होगी ना वो ये रहेगी कि आपको ना सबसे फर्स्ट स्टेप है एक स्टार्ट पॉइंट बनाओ। एक स्टार्ट पॉइंट बना लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाओ एंड पॉइंट, ठीक है।
सेकंड एंड बना लिया, अब दोनों को प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो 2 से, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। अब क्या हो गया, अब आपने फाइंड कर लिया है मिड। जी हाँ, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट होगा स्टार्ट, सेकंड होगा मिड, थर्ड होगा एंड। अब इनका काम क्या होगा, स्टार्ट आप ले लीजिए जहां से भी आपका एरे की स्टार्टिंग हो रही है, जो कि 0th इंडेक्स नंबर है, तो 10 को आप स्टार्ट ले लीजिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। एंड आप एंड वाला ले लीजिए जहां तक की भी रेंज आ रही है आपके एरे की, जो कि होगा 50। मिड सेंटर वाला ले लीजिए जो कि 30 होगा। अब जो सेकंड होगा पॉइंट वो ये रहेगा, या सेकंड स्टेप ये रहेगी। अब आप मिड तो आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि 30 है। अब आप कंपैरिजन करो मिड से कि आपका टारगेट और मिड क्या मैच कर रहे हैं। देखो, क्या मिड इज इक्वल्स टू टारगेट जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हम 20 फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं? अगर मैच कर रहे हैं तो मतलब हमने फाइंड कर लिया है, वी फाउंड। ओके, देखो फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो हमने एक टारगेट लिया है, एक नंबर लिया है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, 20 लिया है। अब मैंने मिड से कंपैरिजन करा कि क्या मिड पर मौजूद है वो डाटा। अगर है तो मतलब हमें डाटा मिल चुका है, हमें बाकी का और कुछ भी प्रोसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें तो डाटा मिल गया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20। अगर 30 फाइंड आउट करना होता तो हमारा काम हो चुका था, हमें करना है 20 फाइंड आउट, तो मतलब मिड पर तो नहीं मिला। अब आप ये कंपैरिजन करो कि क्या मिड से टारगेट बड़ा है कि छोटा है। अगर मिड से बड़ा है टारगेट, ठीक है, मतलब मिड छोटा है और टारगेट अगर हमारा बड़ा है तो मिड के बाद मिलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यही अगर मिड बड़ा है और टारगेट हमारा छोटा है तो मिड से पहले मिलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा डाटा। आई होप समझ आ गई होगी। मिड अगर बड़ा है और टारगेट छोटा है तो टारगेट मिड के पहले मिलेगा। तो हमारा क्या है, टारगेट छोटा है, 20 छोटा है, मिड क्या है, 30 है। तो टारगेट छोटा है तो मतलब मिड के पहले हमें डाटा मिलेगा हमारा, ठीक है। तो यही हमारी थर्ड स्टेप होने वाली है कि अगर मिड बड़ा है और टारगेट छोटा है जो कि 20 हमारा छोटा है, तो फिर इस स्टेप में आप ये वाला कोड लिखो। क्या कोड लिखोगे, यहाँ पर आपको ना अपने पॉइंट्स को अपडेट करना होगा। स्टार्ट तो वही की वही रहेगा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमको मिड के पहले ही डाटा मिलेगा ना, तो एक स्टार्ट पॉइंट तो लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली थोड़ी एंड पॉइंट दे सकते हो बिना स्टार्ट पॉइंट के, करेक्ट। तो स्टार्ट तो हमारा वही रहेगा क्योंकि मिड के पहले मिल रहा है। अगर मिड के बाद मिलता तो फिर स्टार्ट पॉइंट को भी आपको अपडेट करना पड़ता, बट यहाँ पर बाई चांस स्टार्ट हमारा मिड के पहले होगा क्योंकि वो छोटा है डाटा, तो हमको मिड के पहले वाले डाटा से कंपेरिजन करना है। तो स्टार्ट तो वही रहेगा, 10 जो है वही रहेगा, ठीक है, स्टार्ट वही रहने दो। जो एंड है ना उसको अपडेट कर दो। अब मुझे बताओ एंड क्या बनेगा, मिड? नहीं, मिड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 20 है और 30 था मिड, तो हमने मिड से तो कंपैरिजन कर लिया है ना। 20 हमको मिड पर नहीं मिला, अगर मिल जाता तो सेकंड स्टेप पर ही हमारा काम हो जाता। मिड पर मिला नहीं तो हमको मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है। तो एक काम करो, मिड का जो एक नंबर पहले है ना, मिड का जो एक इंडेक्स पहले है, मिड-1, मिड-1, उसको आप एंड बना दो पॉइंट, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट करके जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है ना इस वाली स्टेप से, वो मिड भी फाइंड आउट कर लेगा, डोंट वरी। बस आप स्टार्ट और एंड पॉइंट को अपडेट कर दो, मिड वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। वैसे यहाँ पर मिड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पर वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। हमने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया तो ये काम हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स लिख दी हैं, फिर से बता रही हूँ। 3 पॉइंट्स लिए हमने, स्टार्ट, एंड और मिड। यहाँ पर हमने मिड से कंपैरिजन भी कर लिया, मतलब मिड पर तो मिला नहीं। अब हम कंपेयर करेंगे टारगेट को मिड से कि क्या बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा निकला हमारा जो टारगेट था, तो मतलब मिड के पहले मिलेगा। स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट 0th इंडेक्स ही रहने दो। अब एंड को बना दो मिड-1, मिड के पहले वाले डाटा को आप एंड पॉइंट बना दो। अब स्टार्ट से लेकर के एंड तक के और मिड से फिर से कंपेरिजन वो करेगा। अब यहाँ पर बताओ, जब इसने स्टार्ट ले लिया 10, लास्ट वाले स्टेप से, थर्ड स्टेप से स्टार्ट बन गया 10 और मिड और एंड दोनों बन गया 20। मिड और एंड दोनों ही 20 रहेगा क्योंकि 3 डाटा तो है नहीं, 2 ही है, तो इसलिए मिड और एंड दोनों 20 रहेगा। अब भी कंपैरिजन करेगा मिड से, फिर से कंपैरिजन मिड से ही होगा, ठीक है, कि क्या 20 हमें मिड पर मिल चुका है, हाँ मिल गया है, क्योंकि मिड और एंड दोनों ही था, तो हमको हमारा डाटा मिल गया है। यही अगर हमें यहाँ नहीं मिला होता तो फिर अभी फोर्थ स्टेप काम करेगी। हाँ, ये एल्स वाली रहेगी। अगर थर्ड काम नहीं करती तो फोर्थ काम करेगी, दोनों एक साथ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड जब काम कर रही है जब आपका टारगेट छोटा है मिड से, फोर्थ तब काम करेगी जब आपका टारगेट बड़ा है मिड से, ठीक है। मतलब मिड छोटा है और टारगेट बड़ा है। अब देखो इसमें क्या काम होगा, इसमें काम होगा कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है मिड से। मिड से तो कंपेयर कर लिया, फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा। स्टार्ट क्या बनेगा, मिड+1, क्योंकि मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, तो मिड+1, मिड का जो नेक्स्ट वाला होगा ना इंडेक्स नंबर पे जो डाटा, उसको आप स्टार्ट बना दो। और एंड वही रहेगा जो जहां तक की भी आपकी लेंथ जा रही है अपने एरे की, ठीक है, एंड सेम ही रहेगा।
ठीक है जी, हमारा काम पूरा हो गया, हमने पूरा कोड लिख दिया और इतने कोड से ही ये पूरा आंसर फाइंड आउट करके दे देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वाला कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, ठीक है? फिर हम इसका कोड बना के देखेंगे वहाँ पर। स्टार्टिंग होगी फर्स्ट वाले से, ठीक है? इसको बना दो स्टार्ट, इसको बना दो एंड और इसको बना दो मिड। अब मुझे बताओ सेकंड स्टेप से फाइंड आउट करते हैं। मिड इसने फाइंड कर लिया डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है? मैंने नहीं बोला इसको, ये अपने आप फाइंड आउट करेगा डिवाइडेड बाय 2 से। अब सेकंड स्टेप काम करेगी। अब मुझे बताओ हमको 20 फाइंड आउट करना है। क्या मिड पे 20 है? क्या मिड 20 है? मिड 20 है क्या? नहीं है, तो मतलब हमको मिड पर तो 20 मिला नहीं। सेकंड वाली स्टेप से हमने ये तो देख लिया कि मिड पर तो नहीं हमारा डाटा। अब ये कंपैरिजन करो थर्ड वाली स्टेप से। अब थर्ड वाली स्टेप काम करेगी, हाँ। अब ये कंपैरिजन करके मुझे बताओ कि हमारा जो टारगेट है 20 है वो मिड से छोटा है कि बड़ा है? अगर छोटा है, ठीक है, अगर टारगेट छोटा है तो फिर मिड के पहले मिलेगा, मतलब इस वाले एरिया में मिलेगा। मिड को आप इंक्लूड मत करो इसमें, ठीक है, क्योंकि मिड को हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। इस वाले एरिया से कोई मतलब है ही नहीं हमें अब, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस वाले एरिया से, ठीक है? अब कंपैरिजन इधर से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर ये बताओ स्टार्ट और मिड और एंड फिर से आपको बताना पड़ेगा। अब मुझे बताओ स्टार्ट, एंड और मिड कहाँ पर होगा? स्टार्ट तो आप इसी को रहने दो, ठीक है? एंड बना दो इसको, मिड -1 को। एंड बना दो मिड -1 को। मिड के 1 नंबर पहले वाला, क्योंकि उससे छोटा है ना तो उसके पहले मिलेगा। एंड ये बन गया। अब और कोई डाटा है क्या जिससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड आएगा? नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा डाटा। कोऑर्डिनेटर बहुत स्मार्ट है, वो इसी को मिड मान लेगा। आपको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। रिकर्जन में फेथ रखो, वो बाकी का काम सँभाल लेगा, ठीक है? पार्ट 1 में मैंने आपको यही समझाया था। तो अब एंड और मिड दोनों यही हो गया। अब फिर से सेकंड स्टेप काम करेगी यहाँ पर, ठीक है? अब सेकंड स्टेप जब फिर से काम करेगी, अब फिर से कंपैरिजन होगा। हमें जो फाइंड करना है टारगेट 20, क्या वो मिड पर है? जी हाँ, मिड पर है 20, हमको मिल चुका है। तो बस यहाँ से रिटर्न कर दो, हमको हमारा आंसर मिल गया है। अगर ये यहाँ पर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता, तो फिर ये वाली स्टेप काम करती और स्टार्ट हो जाता यहाँ से। देखो, ये वाली स्टेप जब काम करती तो स्टार्ट होता यहाँ से। फिर से आपको मिड से कंपैरिजन करने की तो जरूरत है ही नहीं। स्टार्ट होता ये मिड +1 और एंड होता ये जहां पर असलियत में एंड हो रहा है। और अब बताओ मिड क्या होता? मिड क्या होता है? इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, वो ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट है, वो संभाल लेगा, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला कोड काम कैसे करता है बैकएंड में। तो चलिए अब मैं इसका कोड बना के आपको बता देती हूँ विजुअल स्टूडियो पे। इसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ नाम से, ठीक है? इसका नाम मैं बाइनरी दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। आप देखिए यहाँ पर ना आपको पैरामीटर्स पास करने होंगे। अब टोटल पैरामीटर्स कितने पास करने होंगे ये ध्यान रखना। सबसे पहला पैरामीटर होगा एरे। ऑब्वियसली एरे तो देना होगा ना, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डाटा कहाँ है। तो सबसे पहला तो एरे होगा, जो एरे स्टोर रहेगा और कॉल के वक्त यहाँ पर जाएगा। फर्स्ट पैरामीटर एरे होगा, सेकेंड होगा हमारे पॉइंट्स, सेकेंड होगा स्टार्ट, थर्ड होगा हमारा एंड और फोर्थ होगा हमारा टारगेट। मिड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी सेकंड नंबर पर आप लिखोगे डाटा कॉल लगाते वक्त, उसको वो स्टार्ट ही लेगा और थर्ड नंबर वाले को एंड ही लेगा। इसे ध्यान रखकर आप डाटा को अपडेट करना या वैल्यूज को अपडेट करना, ठीक है? सो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। हमने हमारा फंक्शन बना लिया, यहाँ पर हमने पैरामीटर्स भी दे दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट काम होगा कंडीशंस लगाने का, ठीक है? कंडीशन क्या लगेगी? सबसे पहली बेस कंडीशन लगेगी। अब बेस कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से, आप मुझे बताओ कभी भी स्टार्ट बड़ा हो सकता है क्या एंड से? नहीं हो सकता है। स्टार्ट कभी बड़ा नहीं हो सकता है एंड से, करेक्ट? और वैसे भी ये तो बाइनरी सर्च है, ठीक है? अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से, तो मतलब हमने सारे कंपैरिजन कर चुके हैं और फिर भी हमें हमारा डाटा नहीं मिला, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, हमारा टारगेट नहीं मिला। तो आप डायरेक्टली काम करो, रिटर्न कर दो -1। -1 का बस सिंपल सा काम ये होगा, ये मतलब होगा कि हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं जो हम ढूंढना चाहते थे हमारे एरे में, करेक्ट? अब बाकी की कंडीशंस क्या बनेगी? मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है, करेक्ट? तो बेस कंडीशन तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब जो डाटा मिल चुका है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप होगी कि फाइंड करो मिडिल इंडेक्स। कैसे मिडिल इंडेक्स को फाइंड करेंगे? देखो, एक वेरिएबल बना लो जहां पर हम फाइंड कर रहे हैं मिड को। कैसे फाइंड करेंगे? एक स्टार्ट पॉइंट लो, एक एंड पॉइंट लो, दोनों को प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो 2 से। ये रहा हमारा मिड फाइंड आउट हो गया। मतलब 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, स्टार्ट, एंड और मिड। हमारा काम हो गया इतना, करेक्ट? अब जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि हमें कंपैरिजन करना है कि चेक इफ मिडिल एलिमेंट इज अ टारगेट। अगर मिड पर ही आपको टारगेट मिल गया है तो बस हमें टारगेट मिल गया, हमारा काम हो गया, बाकी कोड रन करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, तो अब ये लिख लेते हैं हम। इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, जो कि हमारी कंडीशन होगी इफ एरे ऑफ मिड, मतलब एरे में जो भी मिड पॉइंट है, इंग्लिश की तरह इसको समझो, हाँ ये पाइथन है इसलिए। एरे ऑफ मिड मतलब एरे में जो मिड है वो इक्वल्स टू टारगेट है क्या? अगर हाँ है तो मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो मिड को। हमें हमारा आंसर मिल गया और मिड को ही रिटर्न कर दो, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो ताकि हमको इंडेक्स नंबर मिल जाए उसका। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? फोर्थ स्टेप ये होगी कि मतलब मिड पर तो हमें नहीं मिला डाटा। अब मिड से ये कंपैरिजन करो कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है कि राइट हैंड साइड पर है। मतलब अगर डाटा छोटा है, जो टारगेट है वो छोटा है मिड से, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। करेक्ट, तो वो हम लिख देते हैं। तो फोर्थ स्टेप है, एलिफ लगा रही हूँ, आप इफ भी लिख सकते हैं, एज योर विश, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एलिफ कंडीशन में मैं लिख रही हूँ कि अगर एरे मिड, एरे का जो मिड है अगर वो बड़ा है टारगेट से और टारगेट हमारा छोटा है, तो फिर आप एक काम करो, यहाँ से रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे? फिर से हमारे वाले फंक्शन को ही कॉल लगा दो। अब देखो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च क्यों रिटर्न कर रहे हैं? फंक्शन कॉल इटसेल्फ, हम रिकर्जन ही यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन में से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। करेक्ट, अब यहाँ पर हम इसको कॉल लगा क्यों रहे हैं? इसलिए कॉल लगा रहे हैं ताकि हम स्टार्ट और एंड की वैल्यूज को अपडेट कर पाए। क्यों, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिड से तो कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पर डाटा मिला नहीं। अब हमको ये भी तो कंपेयर करना पड़ेगा कि मिड के पहले मिलेगा कि बाद में। अगर पहले या बाद में कहीं पर भी मिलेगा तो फिर से यही स्टेप फॉलो होगी। फिर से आप स्टार्ट और एंड की वैल्यू को अपडेट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो मिडिल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर से मिड से कंपैरिजन करो, क्या मिड पर मिल गया है? अगर नहीं मिला है फिर से ये कंपेयर करो कि पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा, और ये रिपीट होती जाएगी जब तक कि आपको टारगेट नहीं मिल जाता है। आप एंड तक के एरे तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये रिपीट होती रहेगी। करेक्ट, इसलिए मैंने फिर से इसी फंक्शन को कॉल लगा दिया ताकि फिर से यहीं से कोड रन होना स्टार्ट हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब कॉल लगाते वक्त हमने पैरामीटर्स पास करे तो ऑब्वियसली इनके इनपुट भी पास करने होंगे हमें, पर इस बार इनपुट में वैल्यूज अपडेट होगी। मैंने क्या बोला था? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों अपडेट होगा। तो अगर स्मॉलर है हमारा डाटा तो मतलब मिड के पहले मिलेगा, अगर मिड के पहले मिलेगा तो हमारा एरे तो वही के वही रहेगा। अब स्टार्ट क्या रहेगी? स्टार्ट ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो छोटा है ना, हमको मिड के पहले मिल रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट ही रहेगा। बट एंड पॉइंट अपडेट होगा। क्या होगा? मिड माइनस वन। मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, एक इंडेक्स नंबर पहले वाले से कंपैरिजन करना स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब एंड बना लो उसको और वहीं से कंपैरिजन करो। मिड से फिर से करने की जरूरत नहीं, तो वही मैंने करा है, एंड पॉइंट को अपडेट कर दिया। टारगेट भी वही रहेगा, उसको आप फिर से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस वाली स्टेप से फिर से यहीं से कोड रन होना स्टार्ट होगा, डिवाइड करेगा, कंपैरिजन करेगा और फिर से लूप में चलता रहेगा जब तक हमें डाटा नहीं मिल जाता। अब फिफ्थ स्टेप लिखनी हमें, अगर फोर्थ वाली स्टेप काम नहीं करी तो मतलब राइट हैंड साइड पर हमारा डाटा है, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है। करेक्ट, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम एल्स लिख देते हैं। एल्स क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस तो हमने ऊपर लिखी दी है ना, बाकी बचा तो एक ही है। आप एलिफ भी यूज कर सकते हो बट बचा एक ही कंडीशन है, इसलिए हम एल्स यूज करें डायरेक्ट। यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्स ही है। ठीक है, फिर से आप कॉल लगा दो हमारे बाइनरी सर्च को। अब यहाँ पर अपडेट कर दो वैल्यूज। अब इस टाइम पर क्या है? टारगेट हमारा बड़ा है मिड से, तो मतलब स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा यहाँ पर। ठीक है, एरे वही की वही रहेगा, स्टार्ट पॉइंट अपडेट होके बन जाएगा मिड प्लस वन को आप स्टार्ट बना दो। ठीक है, एंड पॉइंट तो वही की वही रहेगा क्योंकि जहां तक की भी लेंथ जा रही है आपके एरे की, और टारगेट भी वही रहेगा। अब यहाँ पर एरे क्रिएट कर लेते हैं हम। एरे के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30 40 और ये रहा 50। तो चलिए हमें हमारा एरे तो मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, अब टारगेट दे देती हूँ किसको फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है 20 को, तो इसलिए मैं यहाँ पर 20 लिख रही हूँ। ठीक है जी, अब रिजल्ट यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, जहाँ पर आपको फंक्शन के बाहर निकलने के बाद भी तो कॉल लगाना होता है। ये मैंने फंक्शंस के लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था, अगर नहीं देखा है पहले फंक्शन का लेक्चर देखना, क्योंकि उसी पर बेस्ड है हमारा रिकर्जन भी। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम कॉल लगाते हैं हमारे बाइनरी सर्च को। फाइनली जो फाइनल कॉल जाएगा, अब फाइनल कॉल जब जाएगा तब वैल्यूज भी हमें देनी होगी क्योंकि पैरामीटर्स है, तो इनपुट देना होगा। इनपुट क्या होगा? एरे तो वही की वही रहेगा जो मैंने 10 20 30 40 50 दिया है। स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा? 0, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वहीं से आप कंपैरिजन स्टार्ट करो। शुरुआत में तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट वही रहेगा 0। एंड क्या रहेगा? जहां तक की भी लेंथ है हमारे एरे की, लेंथ है एरे की -1। क्यों -1? ऑब्वियसली -1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, इसीलिए। ठीक है, टारगेट वही रहेगा जो मैंने दिया है।
ठीक है जी, ये भी हमारा काम हो गया। अब देखो फाइनल स्टेप है, बस एक कंडीशन हम लिख रहे हैं। एक कंडीशन क्यों? ताकि प्रिंट कराने के लिए कि कौन से इंडेक्स नंबर पर है और हमें हमारा डाटा मिला भी है या नहीं, इसलिए। तो सबसे पहली कंडीशन लगेगी इफ की, कि अगर रिजल्ट इज नॉट इक्वल्स टू लिख रही हूँ, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखना, नॉट इक्वल्स टू -1, तो मतलब हमें डाटा मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर -1 क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 की कंडीशन मैंने लिखी थी, अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से, तो मतलब हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं है, तो वो कहाँ पर आएगा? वो एल्स वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट इक्वल्स टू। एल्स में क्या आएगा? अगर इक्वल्स टू है -1 के, तो मतलब हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंट करा दो नॉट फाउंड। और पहली में क्या आएगा? मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है, अगर मिल गया तो फिर आप प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराओगे? सिंपल, कि हमें हमारा डाटा मिल गया है और कहाँ पर मिला है ये प्रिंट करा दो। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर कहाँ पर स्टोर रहेगा? हमारा रिजल्ट में, क्योंकि वहीं पर हम कॉल लगा रहे हैं और सारा जो भी डाटा फाइंड आउट होकर आएगा वो सब रिजल्ट में स्टोर होगा, इसीलिए। और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करिए, क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी है, ये मैंने ऑटोमेशन के कोर्स में सभी लेक्चर्स में, इसलिए फिर से नहीं बता रही हूँ। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1। यही अगर मैं टारगेट अब दे दूं 50, तो क्या होगा? 4 पे फाइंड आउट होगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं हम। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, ये सूडो कोड कैसे बनाना है, कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे कोड बनाना है, हर एक चीज बहुत बारीकी से बताई है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि फिलहाल हमें बाइनरी सर्च को यूज करना था, मतलब डाटा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर एरे में डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर आपको रिकर्जन को यूज करके कोई से भी डाटा का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? वो वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, खुद लॉजिक लगाना, अच्छे समझ आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम चेक। अब ये क्या है? देखो हम एक स्ट्रिंग देंगे हमारे कोड को और उसको चेक करके बताना है क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। अब देखो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो उसके बाद भी वही आंसर आता है तो मतलब पैलिंड्रोम है। अगर आप नून को रिवर्स करोगे तो क्या नून आएगा? बिल्कुल आएगा, मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर आप मेरे नाम को रिवर्स कर देते हो तो क्या वही आंसर आएगा रिवर्स करने के बाद? नहीं आएगा, तो मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। करेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगाना है रिकर्जन को यूज करके। वैसे नॉर्मली हम अगर पैलिंड्रोम चेक करें ना, जो मैंने आपको टपल्स, डिक्शनरी, लिस्ट, इन सब में जो सिखाया था वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा इजी रहेगा। बट मुझे आपको ना मेन लॉजिक लगाना सिखाना है कि कैसे रिकर्जन के क्वेश्चन में लॉजिक लगाया जाता है, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए, डीएसए में आपको प्रॉब्लम ना आए जब भी आप एआईएमएल या डाटा साइंस में इसको यूज करोगे, इसीलिए। ठीक है, सिर्फ लॉजिक के लिए बता रही हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ मैं आपको समझाती हूँ कि क्या लॉजिक लगेगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ मैडम का, थोड़ा सा दूर दूर अल्फाबेट इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करेंगे और स्लाइसिंग करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ सके, बस इसलिए। ठीक है जी। अब देखिए ये है मैडम। अब यहाँ पर हमें ना इंडेक्सिंग करनी, इसकी इंडेक्स नंबर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसीलिए 0 1 2 3। और यहाँ पर या तो 4 लिख दीजिए या फिर -1 भी लिख सकते हो। -1 क्यों बोल रही हूँ मैं? देखो ये मैंने ना आपको टपल्स और डिक्शनरी लिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया था कि लास्ट इंडेक्स का जो कैरेक्टर होता है, मतलब जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग जा रही है और जो लास्ट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है, आप उसको या तो -1 से डिफाइन कर लीजिए, या फिर जो भी आपको इंडेक्स कैलकुलेट होने के बाद ये आखिरी में आता है, 4 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 1000 आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। -1 सबके लिए कॉमन रहेगा, फिर भले आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 10 है या फिर 1000 है। -1 का सिंपल से काम है, जो भी आखिरी कैरेक्टर है आपकी स्ट्रिंग में वो है -1। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर -1 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं -1 क्यों बोला आपको, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। देखो पैलिंड्रोम चेक कैसे करेंगे। पैलिंड्रोम का सिंपल सा काम बस ये होगा कि आपको फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करना है लास्ट कैरेक्टर से। अगर दोनों सेम है तो मतलब पैलिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को आप कंपेयर करो लास्ट सेकंड कैरेक्टर से, अगर सेम है तो पैलिंड्रोम हो सकता है। फिर जो कैरेक्टर बचा है थर्ड और थर्ड लास्ट, उसको कंपेयर करो, बट यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है तो इसको इसी से कंपेयर कर लो, सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, इस टाइप का हमें कुछ लॉजिक लगाना है। अब देखो लॉजिक कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। अपना जो स्टार्टिंग में जो भी कैरेक्टर मौजूद है ना आपका, उसको लो, मतलब 0th इंडेक्स वाले को, और -1 को, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है उसको, दोनों को कंपेयर करो। क्या दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है, m और m सेम है, मतलब भी पैलिंड्रोम शायद हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने कंपेयर कर लिया है ना फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर, इनको हटा दो यहाँ से, इनको हटा दो। अब मुझे बताओ हमारी स्ट्रिंग क्या बची है? अब हमारी स्ट्रिंग बची है a
डी ए, क्योंकि इनको तो हमने हटा दिया ना, इनको हमने कंपेयर कर लिया, अब इनका काम खत्म हो गया, इसलिए हमने इनको हटा दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग बताओ क्या होगी? इसकी इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स -1 होगा। फिर से वही काम करो, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है, क्योंकि अब हमारी स्ट्रिंग पूरी ये बन चुकी है, तो अब स्टार्टिंग यही होगा, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर मौजूद है, उसको कंपेयर करो लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर मौजूद है उससे। अगर दोनों सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल सेम है, पैलिंड्रोम हो सकते हैं। इसको भी अब हटा दो, ये भी हमारा काम हो गया है। अब क्या बचा है हमारा? अब नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है, तो अब 0 भी यही होगा, फर्स्ट इंडेक्स भी यही होगा, लास्ट इंडेक्स भी यही होगा। क्या ये दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। ठीक है जी, हमने चेक कर लिया। जी हाँ, अब यहाँ पर ना दो चीजों की आपको जरूरत होगी और ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप हमारी है कि 0 और लास्ट वाले कैरेक्टर को कंपेयर करो, अगर दोनों सेम है तो मतलब शायद पैलिंड्रोम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर स्टार्ट करो फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स है, मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्यों बोल रही हूँ, देखो फिर से बता रही हूँ। सबसे पहली स्टेप है 0th इंडेक्स से कंपेयर करो लास्ट वाले इंडेक्स से, अगर सेम है तो मतलब पैलिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को तो हटा दिया, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी इंडेक्सिंग? स्टार्ट हो रही है 1 से। माना यहाँ पर मैं 0 करके आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें कंपेरिजन करना होगा, कोड में लिखना होगा, बट जो रियल कंपेरिजन किससे हो रहा है, फिर इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है मतलब कंपेरिजन स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। तो अब ये लिखना है, 0 लिखना है और फिर ये लास्ट वाला इंडेक्स, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी क्योंकि यही हमें कोड में लिखना होगा। तो चलिए जी, अब हम इसका कोड बनाते हैं। बहुत इजी सा कोड है, ज्यादा टफ नहीं है, और यहाँ पर भी आपको फेथ रखना होगा, सिर्फ मेन मेन काम लिखो, बाकी ये सब संभाल लेगा। मैंने पैलिंड्रोम नाम दिया है हमारे फंक्शन का, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो एक फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, इसके बाद हमें कंडीशन लगानी होगी। एक कंडीशन क्या होगी, अगर लेंथ ऑफ आर स्ट्रिंग 1 से या तो छोटी है या फिर बराबर है तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब वो पैलिंड्रोम है। 1 से छोटी और बराबर का मतलब क्या होगा, या तो आपकी स्ट्रिंग खाली है तो ठीक है रिटर्न कर दो पैलिंड्रोम है, या फिर एक ही कैरेक्टर है तो एक ही कैरेक्टर को आप कैसे कंपेयर करोगे? दो केस में एक ही कैरेक्टर होंगे, या तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ही 1 है, एक ही कैरेक्टर वहां मौजूद है, या फिर आपने सबको कंपैरिजन कर लिया और ऐसा कंडीशन होगा एक ही कैरेक्टर बचा है, तो भी आप रिटर्न कर दो कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को तो हम कंपेयर कर चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट को भी कर लिया, फिर जो हमारा बचा फर्स्ट और लास्ट को भी कर लिया, एक ही बचा है, एक ही बचा मतलब वो मिडिल में ही आएगा, पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। दोनों कंडीशन में ये वाला काम करेगा, या तो स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है या फिर आपने सबको कंपैरिजन कर दिया है और अब एक ही कैरेक्टर बचा है आपकी स्ट्रिंग में, तो भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसलिए 2 बार बोला है मैंने, ठीक है। रिटर्न कर दो यहाँ से ट्रू, मतलब ये पैलिंड्रोम है। अब जो नेक्स्ट चीज है, सेकंड कंडीशन लगेगी, सेकंड कंडीशन लगेगी इफ की। अभी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारी, ये कंडीशन में मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्ट्रिंग का जो 0th वाला कैरेक्टर है उसको आप कंपेयर करो, किससे? लास्ट वाले कैरेक्टर से। अगर वो नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है, अगर दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दो, ये पैलिंड्रोम है ही नहीं, आपको बाकी कैरेक्टर्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फिर से यहाँ पर एक और एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ, ये वाली स्टेप का मैं NOOM का एग्जांपल ले रही हूँ। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि आप कंपेयर करो 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को लास्ट इंडेक्स के कैरेक्टर को, क्या दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है तो आपको बाकी कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, वो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता है। अगर पहला और लास्ट ही मैच नहीं करा तो बाकी को कंपेयर करके करोगे क्या? सारे कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए, मतलब रिवर्स होने के बाद सेम आंसर आना चाहिए। अगर फर्स्ट और लास्ट ही मैच नहीं करा तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, बाकी के बीच के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर 0th वाला और लास्ट वाला कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमारी होगी फाइनल स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मेन काम कर रही हूँ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब हम उसी फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं और यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 की वैल्यू। आपने फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर कर लिया है, फिर कंपैरिजन चालू करना 1 वाले से और -1 एंड वाले से। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फर्स्ट वाला कंपेयर होगा लास्ट से, फिर सेकंड से, फिर सेकंड लास्ट से। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉजिक लिखो जो मेन लॉजिक है, बस बाकी काम ही संभाल लेगा। प्रिंट करा के देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दे रही हूँ जो कि है नून। चलिए जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ट्रू आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ये पैलिंड्रोम है, करेक्ट। अब मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए जी फॉल्स आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।
कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला कोड कैसे काम कर रहा है, बैकएंड में कैसे कोड काम कर रहा है, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो चलिए अब हम हमारा एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें रिकर्जन के बारे में सीख ली है, कैसे रिकर्जन काम करता है, बैकएंड में कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे लगाना है। अब 1-2 जो क्वेश्चन्स हैं जो कि और मैं सिखाना चाहती थी, बट लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं नहीं सिखा रही हूँ। प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो बनवा रही हूँ आपसे। फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत मस्ट होता है आई थिंक इसमें, और 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो कि पाइथन के इंग्लिश वाले कोर्स में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ रिकर्जन के लेक्चर में। आपको पाइथन का इंग्लिश का कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, रिकर्जन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर देख लेना। रिकर्जन के लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देख लेना। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं है और उसमें है वो आप सॉल्व कर लेना। मैं फिर से नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और वो इंग्लिश का कोर्स है, बट डोंट वरी, बहुत ईज़ी इंग्लिश बोली है, आपको अच्छे समझ आ जाएगी अगर आपकी आदत नहीं है इंग्लिश का लेक्चर देखने की तो। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी इंग्लिश के लेक्चर्स भी देखने की आदत डालो, क्योंकि हम आईटी फील्ड में हैं, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बस इसीलिए। बट आप देख लेना वाला लेक्चर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, और साथ में जो पाइथन का इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट है ना, वो स्पेशली मैंने डिज़ाइन करा था पाइथन के कोर्स के लिए। ये वाला कोर्स है एआई के लिए, डाटा साइंस के लिए। वो पाइथन के लिए था, इसलिए पाइथन के लेक्चर्स और प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर भी मिल जाएँगे, और वो जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं सिखाए। तो आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स से मिलेंगे। तो पाइथन का अगर प्रोजेक्ट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो उस वाली प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएँगे। कोई सी भी लेक्चर की लिंक अगर आपको नहीं मिलती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं। बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एनिमेशन टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो अब मैं रन करती हूँ। ये देखिए इस टाइप का कुछ हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। एनिमेशन से टर्टल से ये ड्रॉ करा रहा है सर्कल को, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखो इस सर्कल में आपको क्या दिख रहा है। इसमें हमें दिख रहा है एक सबसे बड़ा सर्कल, ठीक है? उसके बाद एक छोटा सर्कल, उसके बाद और छोटा सर्कल, उसके बाद और छोटा सर्कल और छोटा सर्कल। अब इनका डिस्टेंस देख लो, बराबर दिख रहा है। इन दोनों सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, इन दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, इन दोनों सर्कल के बीच में भी डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है। भले ही सर्कल छोटे-छोटे होते जा रहे हैं, बट डिस्टेंस बराबर है। और पॉइंट सेम ही है जहाँ से सर्कल बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब हमें यहाँ पर 2 चीज़ करनी होगी। सबसे पहली चीज़, हमें इसको बताना होगा कि सबसे जो बड़ा सर्कल होगा उसकी लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग तो ले नहीं रहे, सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कल की लेंथ हम किस में डिफाइन करते हैं? रेडियस में डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो हम बता देंगे सबसे बड़ा वाला सर्कल की रेडियस क्या रहेगी। उसके बाद हम ये बता देंगे, सेकंड काम हमारा ये होगा कि जो बाकी के सर्कल्स बनेंगे उसके छोटे-छोटे-छोटे, उनमें रेडियस में डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस भी हमें बताना होगा। उसके बाद जो थर्ड काम होगा वो ये बताना होगा हमें कि जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो कहाँ पर स्टॉप कराना है, कितने रेडियस पे हमें स्टॉप कराना है, ठीक है? वो भी हम बता देंगे। और जो फोर्थ चीज़ होगी वो ये बतानी कि एक ही पॉइंट से ये सारे सर्कल्स बनने स्टार्ट होंगे। एक सर्कल बनेगा, देखो फिर से मैं रन करके बताती हूँ, आप फिर से देखो। ये देखो एक सर्कल बन रहा है और वहां पर एंड हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आकर एंड हो रहा है, और वहीं से दूसरा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, फिर पे वहीं पे आके एंड हो रहा है। फिर से थर्ड सर्कल भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं एंड हो रहा है। फोर्थ सर्कल भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से एंड हो रहा है। ये भी चीज हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। कुल मिला के एनिमेशन टाइप का प्रोजेक्ट है, बट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे आपको ये समझ आ जाए कि रियल लाइफ में कैसे यूज करना है रिकर्जन को, ठीक है? इसलिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट लिया, और थोड़ा सा क्रिएटिव है तो आपको बनाने में मजा आएगा इसीलिए। अब देखो ये वाला सर्कल बनेगा कैसे, इसका लॉजिक आपको समझा देती हूँ। बैकएंड में कैसे कोड काम करेगा उसके बाद हम कोड बनाएंगे, ठीक है? कोड बहुत सिंपल सा है, बस इसका लॉजिक समझ लो आप फिलहाल के लिए। सबसे पहला लॉजिक ये रहेगा कि एक चीज हमें बतानी है, एक पॉइंट बताना जहां से सर्कल बनना स्टार्ट होगा, जो कि यहीं से बनना भी स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर एंड हो रहा है। एक ही पॉइंट है ये, ठीक है? सेकेंड चीज होगी जो भी सबसे बड़ा वाला सर्कल होगा। हम यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 4 ही सर्कल बनाने, 5 ही बनाने, नहीं। मैं कॉमन एग्जांपल लूंगी ताकि अगर आप इनपुट की या पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज कर देते हो ना, तो उसके लिए भी काम कर जाएगा। इस टाइप का कोड बनवा रही हूँ, ठीक है? तो ये मैं सोच रहा कि यहाँ पे 5 सर्कल बनेंगे, 4 बनेंगे, नहीं। सिर्फ डिस्टेंस बता रहे हैं हम, कितने डिस्टेंस से सारे सर्कल्स होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे बड़ा वाला सर्कल रहेगा उसका रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा वाला सर्कल को अपने कितने रेडियस पे रोकना है वो बताना है, ठीक है? सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, कहाँ से सर्कल स्टार्ट करना है वो बताना है। सेकेंड चीज हमें बतानी है कि जो भी सबसे बिग वाला सर्कल रहेगा, सबसे बड़ा वाला जो सर्कल रहेगा, उसकी रेडियस क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसकी रेडियस 100 दे दी, तो ठीक है जी, इसकी रेडियस हो गई है 100। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि आप जितने भी सर्कल बनाओ ना, उसके बाद जितने भी सर्कल आप बनाओ, इनकी रेडियस का आप डिस्टेंस लेते जाओ 20। तो ठीक है जी, डिस्टेंस में यहाँ पर ले लेती हूँ 20, तो आप 20 के डिस्टेंस से बनाते जाओ। अब जो नेक्स्ट चीज होगी, नेक्स्ट चीज ये होगी, हमने ये तो देख लिया बिग सर्कल की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा। अब जो लास्ट वाली चीज है वो ये है, जो लास्ट वाला जो होगा ना हमारा सर्कल,
उसकी लेंथ क्या रखनी है, उसकी लेंथ मैं पर्टिकुलर नहीं रख रही हूँ, बस एक कंडीशन लिखूंगी। कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन में क्या लिखूंगी, देखो मैं कंडीशन लिख रही हूँ। कंडीशन ये होगी कि जब भी अगर रेडियस की लेंथ छोटी है या बराबर है 10 से, तो फिर आप सर्कल बनाना रोक दो। हाँ, देखो पहले आपने 100 के लिए सर्कल बनाया, फिर आपने ये वाला सर्कल बनाया 80 के लिए, क्योंकि 20 के डिफरेंस से बनाना है आपको, ठीक है। 80 में से 20 को माइनस कर दो, 60 वाला सर्कल हो गया। 60 में से 20 को माइनस कर दो, 40 वाला सर्कल हो गया। 40 में से 20 को माइनस कर दो, 20 वाला सर्कल हो गया। अब अगर 20 में से 20 को फिर से माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या 0 पे आप चाहते हो यहाँ पर एक और सर्कल बने, नहीं चाहते हम, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी रेडियस अगर 10 से या तो छोटी हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो आप सर्कल बनाना रोक दो। आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सर्कल सिर्फ और सिर्फ 10 रेडियस से बड़े चाहिए या फिर बराबर चाहिए, उससे छोटे नहीं चाहिए। अब ये छोटा और बराबर दोनों कंडीशन क्यों लिख रही हूँ, वो इसलिए लिख रही हूँ कि माना मैंने यहाँ पे 20 लिखा है डिस्टेंस, अगर इसको हटा के मैं 15 लिख देती हूँ या चलिए 30 लिख देती हूँ, तो फिर 30 के सर्कल्स कितने बनेंगे मुझे बताओ। सबसे पहला सर्कल बनेगा ऑब्वियसली 100 का। 100 में से 30 को माइनस कर दो, तो 30 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 70। फिर 70 के लिए सर्कल बनेगा। फिर किसके लिए बनेगा सर्कल, फिर बनेगा 40 के लिए सर्कल, ठीक है। 40 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बताओ जरा मुझे। 40 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर यही मैंने डिस्टेंस बोल दिया 15 का, तो 15 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 है, फिर बनेगा 85 के लिए, फिर बनेगा और छोटे के लिए और छोटे के लिए, और जब वो डिक्रीज होता जाएगा आई थिंक 5 या 0 पर आ जाएगा वो। इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ पर लगाना जरूरी है, लेस देन भी और इक्वल्स टू भी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमें सर्कल का हम ये मेजर नहीं कर रहे कितने सर्कल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 30 का एग्जांपल लेती हूँ तो कितने सर्कल्स बनेंगे, 4 ही सर्कल बनेंगे। 20 का एग्जांपल लिया तो यहाँ पर 5 बने। 15 का एग्जांपल लेंगे तो आई थिंक 6 या 7 बन जाएंगे, करेक्ट। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बाकी चीजें समझाती जाऊंगी अगर कोई सी भी चीज की जरूरत होगी तो। जो सबसे पहली चीज होगी वो हमें टर्टल की जरूरत होगी। टर्टल का काम क्या है, वो जो पूरा एनिमेशन के साथ वो बना रहा था ना एक एरो के साथ, उसको टर्टल बोलते हैं। ये एनिमेशन टर्टल से ही आएगा। उसके लिए हमें टर्टल को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। टर्टल इम्पोर्ट, ठीक है जी, हमने इम्पोर्ट तो कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज होगी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का काम क्या होगा, जितना भी लॉजिक होगा ना सर्कल बनाने का, कैलकुलेशन का, रेडियस का, ये सब हम इस फंक्शन के अंदर ही करेंगे, ठीक है। ड्रॉ सर्कल नाम दे रही हूँ मैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो एज योर विश, ठीक है जी। उसके बाद एक पैरामीटर पास कर रही हूँ मैं रेडियस नाम का, ठीक है जी, वो भी मैंने यहाँ पर पास कर दिया है पैरामीटर। ये रेडियस स्टोर करेगा जो भी रेडियस दे रही हूँ। स्टार्टिंग रेडियस अगर मैं 100 दे रही हूँ, उसके बाद डिस्टेंस अगर 20 का दे रही हूँ, तो फिर वो माइनस करता जाएगा उस रेडियस में से और करंट रेडियस के हिसाब से वो सर्कल को प्रिंट कराता जाएगा। ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, बेस कंडीशन, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ रिकर्जन में बेस कंडीशन इज अ मस्ट। अब बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन में मैं लिख रही हूँ अगर रेडियस छोटा हो जाता है 10 से या फिर बराबर हो जाता है, तो फिर आप रिटर्न कर जाओ यहाँ से, आपको सर्कल प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हर चीज के लिए वेरी करेगा, क्योंकि अगर मैं रेडियस 15 दे देती हूँ, 5 दे देती हूँ, 4 दे देती हूँ, 3 दे देती हूँ, 20 दे देती हूँ, उस हिसाब से, ठीक है। तो आप एक बार इसको ना बैकएंड में खुद भी रन करके देखना, पेन पेपर लेना और देखना कि कैसे कोड बैकएंड में काम करा, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलिए जी, इतना हमने काम तो कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है, हमने हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सेकेंड, हमने रेडियस भी बता दी, मतलब बेस कंडीशन भी बता दी कहाँ पर आपको रोकना है। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारा ड्रॉ करने का सर्कल। अब ड्रॉ कैसे करेंगे हमारा सर्कल, वो करंट सर्कल होगा। स्टार्टिंग अगर मैं 100 से कर रही हूँ रेडियस की, तो वो 100 के लिए प्रिंट कराएगा, फिर वो माइनस कर देगा 20 को, फिर वो 80 के लिए प्रिंट कराएगा। तो ये कुल मिला के करंट सर्कल के लिए हर बार अपडेट होता जाएगा। पहले 100 के लिए, फिर 80 के लिए, फिर 60 के लिए, फिर 40 के लिए, फिर 30, 20 मतलब फिर 20, फिर ऐसे, ओके। रेडियस, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने रेडियस दे दी है इसको। टर्टल डॉट सर्कल का काम होगा सर्कल को प्रिंट कराना, जो भी अभी करंट रेडियस है उसके हिसाब से, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल लगेगा, ड्रॉ अ स्मॉलर सर्कल। हाँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने बेस कंडीशन तो दे दी, अब जो स्टार्ट होगा हमारा सर्कल प्रिंट करना, जो भी अभी करंट रेडियस है 100 है, 100 वाला आप प्रिंट करा दो। अब रिकर्सिव कॉल लगाओ, मतलब अपने से छोटी वाली वैल्यू के लिए कॉल लगा दो। 20 माइनस बोल रही हूँ मैं, तो 20 माइनस करके अब 80 के लिए कॉल लगा दो, ठीक है। वो वाला काम यहाँ पर होगा, ठीक है जी। करंट सर्कल तो उसने प्रिंट करा दिया 100 के लिए। उसके बाद अब 80 के लिए अगर हमें कॉल लगाना है तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ होगा। उसके बाद अपने से छोटी वाली वैल्यू के लिए, अब यहाँ पर पैरामीटर क्या दिया, रेडियस दिया। वहां पर एन लेते थे इसलिए एन लिखते थे हम, रेडियस दिया इसलिए रेडियस। और यहाँ पर मैं 15 लिख रही थी, बट चलिए 20 लिख देते हैं, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है।
फिर हम चेंज भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने रिकर्सिव कॉल लगा दिया, 100 के लिए इसने प्रिंट करा दिया, फिर 80 के लिए करा देगा, फिर से कॉल लगेगा उसकी छोटी वाली के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, 80 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले की कॉल लेगा 60 के लिए, फिर 60 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले कॉल लेगा 40 के लिए, फिर 40 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले के लिए कॉल लेगा 20 के लिए, फिर 20 के लिए प्रिंट करा देगा। उसके बाद बेस कंडीशन हिट हो जाएगी। हमारा जो कोड का लॉजिक था पूरा लिख दिया, बस इतना ही था। अब ये जो टर्टल का एनिमेशन का है ना, वो लॉजिक हमें लिखना है, वो हम लिख लेते हैं। बट कुल मिला के वो एक्चुअली लॉजिक नहीं है, वो एक सेटअप है टर्टल का कि उसको एनिमेशन कैसे करवाना है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। टर्टल हमने इंपोर्ट करा था, उसी को यूज करेंगे। डॉट स्पीड, अब स्पीड में दे रही हूँ 2 दे देते हैं, क्योंकि 1 बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा और 10 बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, मतलब बहुत तेज स्पीड से बताएगा तो हमें एनिमेशन ही नहीं दिखेगा, इसलिए मैं 2 दे रही हूँ यहाँ पर, तो ये सही स्पीड रहेगी, ठीक है। फिर से टर्टल ले रहे हैं हम, टर्टल डॉट पेनअप, मतलब मैं भी ये बोल रही हूँ कि ठीक है आपने स्पीड तो ले ली 2, ठीक है, अब पेनअप कर दो, मतलब हमारा जो सर्कल है उसको स्टार्ट कर दो, प्रिंट कराना, एनिमेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद टर्टल, अब इसने एनिमेशन स्टार्ट तो कर दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, हाँ ध्यान से देखो, विजुलाइज करो जैसे वो सर्कल प्रिंट हो रहा था ना वैसे। सबसे पहले हमने बोल दिया स्पीड ये रखो, अब उसने पेन अप कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया प्रिंट करना, ऐसे करके वो जाएगा प्रिंट करना स्टार्ट करेगा एक सर्कल, ठीक है। प्रिंट कराते वक्त मैं अब इसको बोल रही हूँ टर्टल गो टू, अब देखो यहाँ पर मूव डाउन, अब इसको मैं बता रही हूँ कि 0 से स्टार्ट करो, एक ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो, -100, -100 क्यों, इसकी रेडियस जरूर हम 100 दे रहे हैं, बट मैं इसको बोल रही हूँ कि सही से पूरी स्क्रीन को फिट कर दे, बस इसलिए मैं लिख रही हूँ। उसके साथ साथ -100 इसलिए कि 100 उसकी रेडियस रहेगी। उसी पॉइंट पर आओ वापस से जहां पे आपने स्टार्ट करा था बनाना, ऐसे करके आपने एक सर्कल बनाया, वापस उसी पॉइंट पर आओ, -100, ठीक है, उसी पॉइंट पर आ गए। फिर से वहीं से स्टार्ट करो और दूसरा सर्कल बनाओ, बट उससे छोटे वाले रेडियस, फिर से वहीं से स्टार्ट करो, थर्ड सर्कल बनाओ, फिर से वहीं से स्टार्ट करो, फोर्थ सर्कल बनाओ, इसलिए, ठीक है। कुल मिला के इसका अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये है, चलो लिख भी देती हूँ। इसका मतलब है मूव डाउन टू बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल प्रिंट हो जाए, उसके नीचे फिर छोटा वाला सर्कल, फिर उससे छोटा वाला सर्कल, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और जब ये सारा आप काम कर दो, सब कुछ आपने प्रिंट करा दिया है, तो फिर अप एंड डाउन कर दो, मतलब आप बंद कर दो सर्कल को प्रिंट कराना। कंडीशन हिट हो गई होगी, 10 तक आप पहुंच गए होंगे या फिर उसकी छोटी वैल्यू पे पहुंच गए होंगे, तो अब आप पेन डाउन कर दो, ठीक है जी। यहाँ पर हमने पेन डाउन करवा दिया। ये ना मेथड्स है तो इसलिए पेरेंथेसिस लगाना मत भूलना। अब उसके बाद स्टार्ट रिकर्जन, अब रिकर्जन को हमें स्टार्ट कराना है, तो ऑब्वियसली फंक्शन के बाहर निकलने के बाद हमें कॉल तो लगाना पड़ता है ना हमारे फंक्शन को, तो वही। अब स्टार्टिंग का मैं दे रही हूँ उसको 100, इसीलिए मैंने यहाँ पर -100 दिया, ये भी हमने दे दिया, कॉल भी लगा दिया, और फिर से टर्टल डॉट डन, मतलब ये प्रिंट हो चुका है, डन हो चुका है, बस इसलिए, ठीक है जी। ये भी हमारा काम हो गया, इस डन का काम होगा, इसने प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब अपना इंटरफेस ओपन करो और मुझे एनिमेशन दिखाओ, एनिमेशन होते हुए, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा एनिमेशन बता रहा है, ठीक है। देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर एंड हो रहा है, फिर उससे छोटा वाला रेडियस ले रहा है 20 के डिस्टेंस से, उससे छोटा, और जैसे ये हिट करेगा 20 पे, ठीक है, उसके बाद और अगर छोटा करेगा तो फिर तो 0 पे आ जाएगा, मतलब 10 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए उसने उससे और छोटा वाला सर्कल प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख दूं 10, तो टोटल 10 सर्कल्स प्रिंट होंगे, आई थिंक 9 सर्कल्स प्रिंट होंगे, सॉरी, है ना, 9 होंगे 10 होंगे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 1, ये वाला 2 वाला सर्कल है, ये 3 सर्कल है, अब रेडियस हम रख रहे हैं 10, फोर्थ, फिफ्थ सर्कल है, सिक्स्थ सर्कल है, सेवेंथ है, एट्थ, नाइन्थ, हाँ 9 ही होंगे, क्योंकि वो 10 पर आते से तो हिट कर देगा ना कंडीशन, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर आप 15 भी रख सकते हो, ठीक है। ये 100 के लिए प्रिंट होगा, उसके बाद फिर 85 के लिए प्रिंट होगा, फिर 70 के लिए प्रिंट होगा, फिर 55 के लिए आई थिंक प्रिंट होगा, फिर ऐसे करते करते प्रिंट होगा और कंडीशन हिट कर जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे कोड काम कर रहा है। फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में, अगर कोई सी भी चीज नहीं समझ आई है तो ये टर्टल का काम करेगा, इंपोर्ट कराने का काम, जो भी एनिमेशन हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। एक हमने फंक्शन क्रिएट करा है जहां पर सारा कैलकुलेशन हो रहा है, जब भी 10 से छोटी हो जाती है वैल्यू, बराबर हो जाती है, आप रिटर्न कर जाओ, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी करंटली जो भी वैल्यू शुरुआत में 100 है, तो 100 वाला आप सर्कल प्रिंट करा दो, उसके बाद अपने से छोटी वाली के लिए कॉल लगा दो, रेडियस के लिए 100 था तो 15 माइनस कर दो, मतलब 85 के लिए आप कॉल लगा दो, तो 85 के लिए फिर से कॉल लग गया, ठीक है। ये सब सिर्फ एनिमेशन का काम है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आया इसने अपने से छोटे वाले के लिए
कॉल लगा दिया, 100 को प्रिंट कराया, उसके बाद अपने छोटे वाले के कॉल लगा दिया, फिर से यहाँ पर आया, कंडीशन चेक करी क्या रेडियस हो चुकी है 10 या उससे छोटी नहीं, 85 है तो प्रिंट करा सकते हैं। 85 के लिए प्रिंट करा दिया इसने। फिर से यहाँ पर आया 15 को माइनस कर दो, मतलब अब 85 में से 15 गया तो 70 बचा। अब 70 के लिए यहाँ पर कॉल जाएगा, कंडीशन चेक, फिर से 70 के लिए प्रिंट कराएगा, फिर से 15 कम कर दो 70 में से, उसके लिए जाएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, जहाँ पे कंडीशन हिट हो गई वहाँ पर रोक देगा। ठीक है, ये भी चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। करेक्ट। मैंने बहुत मेहनत से वाला कोर्स डिज़ाइन किया आपके लिए एएमएल के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आई थिंक नंपाई के कोर्स में काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे आपने, थैंक यू सो मच। बट मुझे उससे ज़्यादा की उम्मीद थी आप सबसे कि आप और ज़्यादा वायरल कराओगे। मेरा प्लीज़ वीडियो शेयर करा करो ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक के भी ये शेयर हो, उन्हें भी पाइथन, एएमएल, डाटा साइंस सीखने में हेल्प हो, वो भी इतने ईज़ीएस्ट एग्जांपल्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। बहुत मेहनत से ये वाले कोर्स डिज़ाइन किए हैं मैंने आपके लिए इतने ईज़ी लैंग्वेज में। आई डोंट थिंक सो कि इतने ईज़ी लैंग्वेज में आपको यूट्यूब पे पाइथन के कोर्स या एएमएल के कोर्स मिलेंगे या फिर पाइथन के लाइब्रेरीज़ के कोर्सेज़ मिलेंगे, करेक्ट? तो प्लीज़ इस वाले चैनल को सपोर्ट दिखाना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना, कोई से वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो वो भी बता देना। और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।